एपिसोड 271 टू 280। क्या आप सुनिश्चित हैं कि उन्होंने वास्तव में यही कहा था? महापौर प्रकाश अभी भी कुछ हद तक बेतुका महसूस कर रहे थे। किसी ने उसे धोखा देने का प्रयास किया और उसने इसके बारे में कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन वास्तव में एक दान की पेशकश की और सैकड़ों अरबों की बात करना शुरू कर दिया। क्या दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं? हाँ, इसीलिए मैं आपसे संपर्क करने आया हूँ। क्या आपके पास कुछ समय है? मैं श्रीमान अर्जुन को आपसे मिलने के लिए ला सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वह मुझसे क्यों मिलेगा? बेशक मुझे उनसे मिलना चाहिए। महापौर प्रकाश ने तुरंत अपना कोट पहनना शुरू कर दिया। तुम अभी कहाँ हो? यहाँ मेरे कार्यालय में। अच्छा, श्रीमान अर्जुन का अच्छी तरह से मनोरंजन करो, मैं तुरंत वहाँ होऊंगा। छोटे फूल, मेरे साथ आओ। महापौर प्रकाश ने तुरंत अपने सचिव को फ़ोन किया। महापौर, क्या आपको कुछ चाहिए? हमारे डोंजी शहर में हाई स्पीड रेल इस साल निर्माण शुरू कर सकती है। इंजीनियरों और ब्लूप्रिंट्स को लाओ और चलो निदेशक दिनेश के स्थान पर चलते हैं। वास्तव में सचिव फूल भी हैरान था। क्या प्रांत ने आखिरकार फंडिंग को मंजूरी दे दी? नहीं, ये प्रांत से पैसा नहीं है, यह अर्जुन चौहान है। वह हमारे डोंजी शहर से है। वह हमारे शहर को एक विशाल राशि दान करना चाहता है, कम से कम कई 100 अरब। ठीक है, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। ऐसी विस्फोटक खबर सुनकर सचिव फूल भी उत्साहित हो गया। अर्जुन चौहान का डोंजी शहर से आना वास्तव में डोंजी शहर का भाग्य है। 20 मिनट से भी कम समय बाद महापौर प्रकाश हाँफते हुए अपने सहयोगियों के साथ निदेशक दिनेश के कार्यालय में पहुंचे। महापौर, ये श्रीमान अर्जुन चौहान हैं और यह उनकी प्रेमिका सुश्री रूही यादव हैं, निदेशक दिनेश ने परिचय दिया। श्रीमान अर्जुन, ये हमारे महापौर प्रकाश गुप्ता हैं। नमस्ते महापौर प्रकाश। अर्जुन चौहान ने महापौर प्रकाश से हाथ मिलाया। आप भी मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे श्रीमान अर्जुन बुलाना बहुत औपचारिक है, बस मुझे अर्जुन बुलाओ। ठीक है अर्जुन, डोंजी शहर में वापस स्वागत है, महापौर प्रकाश ने कहा। तुम अभी वापस आए हो और पहले से ही ऐसी एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा है। मैं महापौर के रूप में वास्तव में कुछ हद तक शर्मिंदा हूँ। हाँ महापौर, तुम बहुत विनम्र हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर कितना बड़ा है, हमेशा कुछ बुरे लोग होंगे। अर्जुन चौहान हंसा। लेकिन वास्तव में हमारे डोंजी शहर के चरित्र को कुछ सुधार की आवश्यकता है। हाँ, मैं समझता हूँ, महापौर प्रकाश ने सिर हिलाया। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं चरित्र शिक्षा और सामाजिक वातावरण निर्माण को बढ़ाने के लिए पूरे शहर के लिए वकालत करना शुरू कर दूंगा। श्रीमान अर्जुन, मैंने निदेशक दिनेश से सुना कि आप इस बार हमारे डोंजी शहर की निर्माण परियोजनाओं के लिए दान करने के लिए यहाँ हैं। महापौर प्रकाश ने सावधानी से पूछा। वास्तव में नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं बस नए साल के लिए वापस आया था और बस यहाँ आया, इसलिए मैंने लापरवाही से पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं कुछ पैसे दान कर सकता हूं। इसे अपने गृहनगर में योगदान के रूप में भी मान रहा हूं। लापरवाही से? महापौर प्रकाश और निदेशक दिनेश ने एक दूसरे को देखा। परिवहन ब्यूरो में आना और लापरवाही से सैकड़ों अरबों दान करने की योजना बनाना, क्या लापरवाही से के लिए दलील ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है? हाँ, अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे तुम दोनों से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे भी उस धोखेबाज को धन्यवाद देना चाहिए। महापौर प्रकाश खुद को दोनों मनोरंजक और व्यथित महसूस करने से नहीं रोक सका कि एकमात्र धोखाधड़ी ने सीधे डोंजी शहर को कई 100 अरब का निवेश और दान लाया। ऐसी एक उपलब्धि, यहाँ तक कि महापौर के रूप में वह इसे पूरा नहीं कर सका। क्या वह धोखेबाज प्रेरित डोंजी पुरस्कार से सम्मानित होने के लायक नहीं है? महापौर प्रकाश, मैं बस सीधे पूछूंगा, क्या हमारे डोंजी शहर में कोई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाएं हैं? अर्जुन चौहान सीधे बिंदु पर वापस आ गया। जितना बड़ा उतना बेहतर, जितना अधिक उतना खुश। पैसे के बारे में चिंता मत करो। मुझे लगता है कि पैसा होने पर मुझे समाज और अपने गृहनगर को वापस देना चाहिए, अन्यथा मैं शांति से सो भी नहीं सकता। वास्तव में है? महापौर प्रकाश ने सिर हिलाया। अर्जुन, चूंकि तुम डोंजी शहर से हो, तुम्हें बहुत पता होना चाहिए कि हमारे शहर के विकास को प्रतिबंधित करने वाली सबसे बड़ी बाधा परिवहन मुद्दा है। अर्जुन चौहान ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, जब मैं स्कूल के लिए गंगानगर शहर जाता था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा परिवार इतना धनी था। मैं बस से यात्रा करता था और यह एक तरफ कम से कम 4 घंटे था। ये पूरी तरह से थका देने वाला था। अगर तुम्हें अचानक बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो आपदा का उल्लेख नहीं करना। हाँ, अन्य शहरों की यात्रा करने के लिए हम केवल बस से जा सकते हैं या पहले निंग्योंग शहर जाकर हाई स्पीड ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन वह निस्संदेह समय लागत को बढ़ाता है। महापौर प्रकाश ने आह भरी। वास्तव में हाई स्पीड ट्रेन के लिए योजना 5 साल पहले पूरी हो गई थी, लेकिन फंडिंग को सुरक्षित करना मुश्किल होने के कारण अब तक स्थगित कर दिया गया है। क्या ये समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? अर्जुन चौहान ने पूछा। हाँ, इस साल निर्माण शुरू होने वाला था, लेकिन महामारी के कारण सभी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रांत अभी उतना पैसा नहीं ला सकता है।
कोई समस्या नहीं, मैं पूरी हाई स्पीड रेल परियोजना को कवर करूंगा। अर्जुन चौहान एक बार पैसे खर्च करने के तरीकों के लिए ऑनलाइन देख रहा था। रॉकेट बनाना, महान दीवार की मरम्मत करना, हाई स्पीड रेल का निर्माण करना, ये सब सामने आए थे, लेकिन आज तक उसे कभी मौका नहीं मिला था। पूरी परियोजना को कवर करें। महापौर प्रकाश चौंक गया था। वास्तव में महापौर प्रकाश की उम्मीदें इतनी अधिक नहीं थीं। आखिरकार एक हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण 1 या 2 साल का मामला नहीं है। मूल योजना के अनुसार कुल निर्माण समय 5 साल होने की उम्मीद थी। इसलिए धन को एक ही बार में होने की आवश्यकता नहीं थी, बस एक पांचवां या उससे भी कम शुरू करने के लिए पर्याप्त था, और जब प्रांत का धन आता तो वे जारी रख सकते थे। इससे 1 साल का समय भी बचेगा। उसे बस उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन चौहान हाई स्पीड रेल को शुरू से ही पूरी तरह से वित्तपोषित करने की बात करेगा। अर्जुन, यह एक हाई स्पीड रेल के निर्माण के बारे में है, पैसे की एक छोटी राशि नहीं। मैं आज एक इंजीनियर लाया, शायद तुम्हें पहले विवरण सुनना चाहिए, उसने सुझाव दिया। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। हाई स्पीड रेल की योजना क्या थी यह जानने के लिए उत्सुक था। इंजीनियर अंकित, महापौर प्रकाश ने अपने पीछे के इंजीनियर से बात की। इंजीनियर अंकित कुछ शब्दों का आदमी था। उसने एक मेज ढूंढी और तुरंत योजना का नक्शा खोल दिया। श्रीमान अर्जुन, योजनाओं में रेलवे 77 किलोमीटर लंबा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 17 सुरंगें हैं जिनकी कुल 35.246 किलोमीटर है, जिसमें एक समुद्र के नीचे रेलवे सुरंग भी शामिल है। ये परियोजना का सबसे कठिन और महंगा हिस्सा है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशिष्ट 4 ट्रैक हाई स्पीड रेलवे की लागत लगभग 1.2 अरब होती है, लेकिन हमारे डोंजी में हमारी जटिल भौगोलिक स्थितियों के कारण लागत को शायद दोगुना करने की आवश्यकता होगी, इसलिए पूरी परियोजना को लगभग 270 अरब भारतीय रुपये की आवश्यकता हो सकती है। धिक्कार है, 270 अरब। अर्जुन चौहान की अभिव्यक्ति देखकर महापौर प्रकाश ने सोचा कि वह उच्च लागत के बारे में चिंतित था और तुरंत कहा, श्रीमान अर्जुन, ये सिर्फ कुल लागत है। हमें इतनी अग्रिम राशि की आवश्यकता नहीं है, हम बस परियोजना को जल्द ही शुरू करने की उम्मीद करते हैं। अगर हमें कुछ दसियों अरब भी मिल सकते हैं तो वह पहले से ही बहुत अच्छा होगा। नहीं, मेरा मतलब है केवल 270 अरब। अर्जुन चौहान कुछ हद तक निराश था। 270 अरब भारतीय रुपये उसके 1 महीने में दान करने के करीब भी नहीं था। एक हाई स्पीड रेल का निर्माण इतना सस्ता कैसे हो सकता है? केवल महापौर प्रकाश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये 270 अरब था, 270 मिलियन नहीं, 270 रुपये तो दूर की बात है। क्या वह मानवीय भाषा भी बोल रहा था? इस राशि के लिए डोंजी शहर के कई महापौरों को अभी तक धन सुरक्षित किए बिना बदल दिया गया था। मेरा मतलब है, क्या यह अधिक महंगा नहीं हो सकता है? अर्जुन चौहान ने पूछा। हाई स्पीड रेल की गुणवत्ता में विविधताएं होनी चाहिए, है ना? यह महापौर प्रकाश इंजीनियर की ओर मुड़ गया। अर्जुन चौहान वास्तव में सोचता था कि कीमत बहुत कम थी। पूरे भारत में कितने लोगों के पास 270 अरब रुपये की संपत्ति थी और कितने के पास 270 अरब नकद में हो सकते थे? यह एक अज्ञात था कि क्या वे मौजूद भी थे। हमारी सबवे योजना 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिज़ाइन की गई है, मानक सामग्री का उपयोग करके। अगर हम गति को 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाते हैं तो निर्माण लागत में लगभग 30% से 50% की वृद्धि होगी। अगर हम शीर्ष लाइन सामग्री का उपयोग करते हैं तो कुल निर्माण व्यय 500 अरब से अधिक हो सकता है। ये सुनकर निदेशक दिनेश और महापौर प्रकाश दोनों ने हाँफ लिया। एक 77 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल की लागत 500 अरब से अधिक है, जब 1300 किलोमीटर लंबी दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल भी 2000 अरब रुपये से कम थी। यह मुश्किल से चलेगा। अर्जुन चौहान ने आह भरी। तो चलो अभी के लिए इस मानक के साथ चलते हैं। मुश्किल से। 2 निदेशकों और महापौर के चेहरों पर भाव और भी अधिक विचित्र हो गए। क्या वह वास्तव में सोचते थे कि 50 अरब पर्याप्त नहीं था? लेकिन वे कैसे जान सकते थे कि यह 50 अरब अर्जुन चौहान के मासिक बजट के लिए बस पर्याप्त था और अगले महीने उसे फिर से पैसा खर्च करने के लिए परियोजनाओं की तलाश शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे दिन वास्तव में थकाऊ होते हैं। महापौर प्रकाश, क्या आपके पास कोई ऐसी परियोजना है जो हर महीने लगातार कुछ दसियों अरब खर्च कर सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रिटर्न देता है, मुख्य बात यह है कि मैं अपने गृहनगर में एक योगदान देना चाहता हूं। अर्जुन चौहान ने फिर से पूछा। यह वास्तव में ऐसा कोई नहीं है, महापौर प्रकाश ने असहाय होकर कहा। इससे पहले वह सिर्फ थोड़ी फंडिंग के लिए चारों ओर भागते थे और अब यहाँ एक धन के देवता के साथ वह वास्तव में पैसा खर्च करने के लिए जगह नहीं ढूंढ सके। क्या दुनिया में कुछ और परेशान करने वाला हो सकता है? खैर, मैं जो मिल सकता है वह ले लूंगा। अर्जुन चौहान ने आह भरी और सिर हिलाया। अर्जुन चौहान की अभिव्यक्ति देखकर महापौर प्रकाश और निदेशक दिनेश को ऐसा लगा जैसे उनके विश्व दृष्टिकोण एक पल में ढह गए थे। क्या ऐसा पैसा होना जो खर्च नहीं किया जा सकता इतना परेशान करने वाला हो सकता है? कमल, हमारे डोंजी शहर के नगरपालिका खाते में 50 अरब भेज दो। अर्जुन चौहान ने कमल को टेक्स्ट किया।
हालांकि कमल छुट्टी पर थी, ऐसी एक छोटी सी बात ज़्यादा परेशानी नहीं थी। थोड़ी देर बाद महापौर प्रकाश का फ़ोन फिर से बज गया। मुझे माफ़ करना, मुझे एक कॉल लेना होगा। महापौर प्रकाश एक तरफ हट गए। मुख्य कमलेश, क्या बात है? फ़ोन के दूसरी तरफ की आवाज़ डोंजी शहर के वित्त ब्यूरो के प्रमुख की थी। महापौर, फ़ोन के दूसरी तरफ की आवाज़ उत्साह से भरी थी। हमारे नगरपालिका खाते को अभी अभी 50 अरब का एक फंड मिला है। क्या हो रहा है? ये हमारे मेट्रो योजना परियोजना के लिए फंडिंग है। महापौर प्रकाश ने अर्जुन चौहान पर एक नज़र डाली। क्या पैसा 1 मिनट से भी कम समय में पहले ही स्थानांतरित हो गया था? 50 अरब? क्या प्रांतीय हॉल ने इतना पैसा आवंटित किया? नहीं, रुको, ये प्रांतीय हॉल का खाता नहीं है। बेशक नहीं, पैसा प्रांतीय हॉल द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, इसे हमारे डोंजी शहर के एक टाइकून द्वारा दान किया गया था। 50 अरब का एक दान? क्या शर्तें हैं? कोई शर्तें नहीं हैं। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अर्जुन चौहान हमारे डोंजी शहर से है। महापौर प्रकाश ने तुरंत कहा, उच्च आपको एक रिपोर्ट भेजें। हम आज रात एक परियोजना टीम बनाना शुरू कर देंगे। नए साल से पहले सभी योजनाएं बनाएंगे और उसके बाद जमीन तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है अर्जुन, तुमने हमारे शहर में इतना बड़ा योगदान दिया है। अगर तुम्हारे पास समय है तो हम तुम्हारे साथ एक विशेष साक्षात्कार और एक दान समारोह क्यों नहीं करते? इसे भूल जाओ, थोड़े से पैसे पर ऐसे एक हंगामे की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन चौहान ने जल्दी से मना कर दिया। अगर उसे हर बार जब उसने दान किया तो एक समारोह के साथ एक बड़ा सौदा करना पड़ता, तो उसे डर था कि साल के 365 में से 300 दिनों के लिए वह या तो एक दान समारोह में होगा या एक के रास्ते पर होगा। थोड़ा पैसा? महापौर प्रकाश ने सिर हिलाया। शायद केवल अर्जुन चौहान ही 50 अरब को पैसे की एक छोटी राशि मानेंगे, है ना? महापौर, इसके बारे में सोचें, क्या कुछ और है जो मैं हमारे डोंजी शहर के लिए कर सकता हूँ? शर्माओ मत। यह महापौर प्रकाश ने महसूस किया कि दिन के झटके पहले ही जीवन भर के लायक से अधिक हो गए थे। क्या अर्जुन चौहान 50 अरब खर्च करने के बाद संतुष्ट नहीं था? क्या वह अकेले ही एक पूरे शहर का समर्थन करने की कोशिश कर रहा था? अगर मुझे वास्तव में कहना पड़ा, महापौर प्रकाश हिचकिचाए, अगर तुम्हारे पास परियोजनाएं हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, तो क्या तुम उन्हें हमारे डोंजी शहर में करने पर विचार कर सकते हो? महापौर प्रकाश को यह अनुरोध करना कुछ हद तक मुश्किल लगा। ये ज्ञात था कि डोंजी शहर का अधिकांश राजकोषीय राजस्व पर्यटन उद्योग से आया था। वे पहाड़ों और समुद्र से दूर रहते थे। पर्यटन के बिना डोंजी शहर बहुत अच्छी तरह से झांझे क्षेत्र के तल पर हो सकता है। वर्तमान में डोंजी शहर एक 18 टियर शहर है, लेकिन इसमें दूसरे टियर शहर के आवास की कीमतें, पहले टियर शहर की रहने की लागत और 18 टियर शहर के वेतन हैं। जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय पूरा कर लिया है वे आमतौर पर डोंजी शहर में लौटने की बहुत कम इच्छा रखते हैं, सिवाय सिविल सेवा पदों की तलाश करने के। यहाँ तक कि जब अर्जुन चौहान शुरू में एक नौकरी की तलाश कर रहा था तो उसने अपने शहर में रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिया। स्नातक डिग्री धारक 3000 कमाते हैं, मास्टर डिग्री धारक 6000। इसलिए गैर प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा निर्मित शहरों में जनसंख्या और प्रतिभा का पलायन गंभीर था। अगर अर्जुन चौहान यहाँ कुछ कॉर्पोरेट परियोजनाओं को शुरू करने को तैयार था तो उसके उदार वेतन मानकों को देखते हुए वह निश्चित रूप से रोजगार के लिए कई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा और स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। परियोजनाओं की बात करें तो मेरे दिमाग में वास्तव में एक है। अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए सोचा। चिप्स का विकास एक बल्कि बड़ी उद्योग श्रृंखला है। चिप्स के डिज़ाइन से कच्चे माल के उत्पादन से विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं तक, और वर्तमान में भारत में कंपनियां केवल चिप्स के डिज़ाइन और पैकेजिंग और परीक्षण को संभालती हैं। अर्जुन चौहान को फोटोलिथोग्राफी मशीनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक कारखाने और क्रिस्टल चिप्स के लिए एक और की आवश्यकता होगी। फिर भी ये योजनाएं अभी तक पूरी तरह से जगह में नहीं थीं। अर्जुन चौहान इन कारखानों के लिए डोंजी शहर को बहुत अच्छी तरह से चुन सकता था। ऐसे श्रम गहन उद्योगों को एक बड़े कार्यबल की आवश्यकता होगी जो डोंजी के विकास को चला सकता है। एक बार जब यहाँ एक उद्योग श्रृंखला स्थापित हो जाती है तो कई उद्यम जल्द ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इस उद्योग श्रृंखला के चारों ओर केंद्रित होंगे और एक प्रसार प्रभाव पैदा करेंगे। अर्जुन चौहान ने महापौर के साथ अपने विचारों को साझा किया और महापौर प्रकाश ने तुरंत एक आश्चर्यचकित और प्रसन्न अभिव्यक्ति दिखाई। हालांकि डोंजी शहर बड़ा नहीं है, इसकी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और कई अविकसित क्षेत्र हैं, इसलिए अर्जुन चौहान के लिए कारखाने बनाने के लिए बहुत सारी जमीन उपलब्ध है। अर्जुन, यहाँ सौदा है। चूंकि तुम यहाँ बनाने को तैयार हो, हम कंजूस नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे कारखाने के लिए 500 एकड़ जमीन आवंटित कर सकता हूँ, किराए और करों से 5 साल की छूट के साथ। किराए और करों से छूट? जब अर्जुन चौहान ने यह सुना तो वह चिंतित हो गया। नहीं, हमें जो भी राशि देय है उसका भुगतान करना होगा और करों के लिए भी यही बात है। मैं सरकार से बिल्कुल भी थोड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकता। नहीं अर्जुन, ये फ़ायदा नहीं उठा रहा है। महापौर प्रकाश ने कहा,
तुम्हारी परियोजना न केवल हमारे आर्थिक विकास और रोजगार को चलाती है, बल्कि ऐसा एक महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। भले ही यह फायदे का मामला हो, ये हम हैं जो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं, अर्जुन चौहान ने सख्ती से कहा। अगर तुम मुझे किराए और करों से छूट देते हो तो मैं इसे नहीं करूंगा। यह अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, उसकी स्थिति से हैरान। कई कंपनियां ऐसी नीतियों के लिए तरसती हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन अर्जुन चौहान ने वास्तव में उन्हें ठुकरा दिया। ये किस तरह की विचार प्रक्रिया थी? क्या तुम वास्तव में मना कर रहे हो? हाँ, अर्जुन चौहान ने कहा। वैसे क्या डोंजी शहर में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान में प्रोत्साहन है? वास्तव में, जब तक वे आधे साल के लिए सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करते हैं, हम पूर्णकालिक स्नातक डिग्री धारकों को 50,000, मास्टर डिग्री धारकों को 1 लाख और पीएचडी को 1.5 लाख का इनाम देते हैं। एक आवास सब्सिडी भी है, मास्टर्स के लिए 2 लाख और पीएचडी के लिए 8 लाख। उन प्रस्तावों को दोगुना करें। जो भी अतिरिक्त है मैं कवर करूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। या अगर बजट तंग है तो मैं ये सब कवर कर सकता हूं। मेरे पास केवल एक शर्त है, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या शर्त है? हम इन परियोजनाओं को जितनी जल्दी हो सके आदर्श रूप से कल शुरू करते हैं। अन्यथा मुझे ये भी नहीं पता होगा कि पैसा कहाँ स्थानांतरित करना है। हो गया। महापौर प्रकाश कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुरंत कार्रवाई की। कल मैं तुम्हारे लिए साइट की योजना बनाऊंगा और मैं डोंजी में सबसे अच्छी निर्माण कंपनी को शामिल करूंगा। तुम्हें कल से बाद में मेरा जवाब नहीं मिलेगा, तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, महापौर। अर्जुन चौहान गुप्त रूप से प्रसन्न था, ये सोचकर कि उसकी सुपर गॉड अकादमी जल्द ही एक नए शिक्षक को अनलॉक कर देगी। अर्जुन वापस आ गया है। टीएस, ये तुम्हारी प्रेमिका होनी चाहिए, है ना? वह एक सेलिब्रिटी की तरह भव्य है। तुम इस बार कितने समय तक रहने की योजना बना रहे हो? उस पड़ोस में लौटते हुए जहां वह बड़ा हुआ था, वे अभी भी वही परिचित चेहरे थे। बगल के पड़ोसी सभी गर्मजोशी से अर्जुन चौहान का अभिवादन कर रहे थे। तुम्हारे पड़ोसी इतने उत्साही हैं, रूही यादव ने आसपास के चाचा और चाची को अभिवादन करते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। फिर अर्जुन चौहान से फुसफुसाया, और उन्हें तुम्हारी असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं लगती। अर्जुन चौहान रूही यादव के साथ कुछ समय के लिए रहा था और लगभग हर कोई अर्जुन चौहान के सामने काफी आरक्षित व्यवहार करता था, लेकिन इन पड़ोसियों ने नहीं किया, बिल्कुल साधारण पड़ोसियों की तरह। वास्तव में मैंने कुछ महीने पहले तक यही सोचा था, अर्जुन चौहान ने कहा, लेकिन तुम शायद इस पर विश्वास नहीं करोगी, ये सभी लोग वास्तव में मेरे परिवार के कर्मचारी हैं। क्या? रूही यादव हैरान लग रही थी। ये पड़ोस भी मेरे परिवार के स्वामित्व में है। यहाँ रहने वाले लोग या तो मेरे परिवार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या उनके रिश्तेदार हैं, अर्जुन चौहान ने समझाया। यह मेरे माता पिता द्वारा व्यवस्थित किया गया था ताकि मेरे पास एक सामान्य बचपन का वातावरण हो सके। वास्तव में वे सभी मेरी पहचान के बारे में जानते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद शायद अभिनय एक आदत बन गया है। रूही यादव ने एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई। ये बिल्कुल एक वास्तविक जीवन ट्रूमैन शो की तरह है ना? अर्जुन चौहान हंसा। कौन जानता है कि मेरे माता पिता क्या सोच रहे थे? शायद उन्हें डर था कि मैं अपने परिवार की दौलत को जानकर अहंकारी हो जाऊंगा और केवल खुशी में दिलचस्पी रखने वाला एक फिजूल खर्ची बन जाऊंगा। कितने लोग उस तरह के फिजूल खर्ची होने की कामना करेंगे? अर्जुन, हमने साइट के बारे में एक निर्णय लिया है। पश्चिमी जिले में हमने शुरू में एक बड़े औद्योगिक पार्क की योजना बनाई थी, लगभग 1200 मुंह। मैं तुम्हें 800 मुंह तक दे सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त है? ये दोपहर के भोजन के बाद का ही दिन था जब अर्जुन चौहान को महापौर प्रकाश से एक फोन आया। ये कहा जाना चाहिए, उसकी दक्षता आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। उसने रात भर में एक योजना तैयार की थी। 800 मुंह। अर्जुन चौहान संख्या सुनकर थोड़ा हैरान था। पिछली बार उन्होंने 500 मुंह के बारे में बात की थी, जो पहले से ही काफी पर्याप्त था, और अब ये 60% बढ़ गया था, जिससे पता चलता है कि महापौर प्रकाश ने अर्जुन चौहान की परियोजना को कितना महत्व दिया। कारखाने के निर्माण के लिए इसे हाईसिंग समूह द्वारा संभाला जाएगा, जैसा कि तुम शायद जानते हो। वे डोंजी शहर में सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है, जिसमें एक अच्छी प्रतिष्ठा और पेशेवर क्षमता दोनों हैं। मैंने पहले ही उनके सीईओ के साथ सौदा फाइनल कर लिया है। ठीक है, जब तक निर्माण गुणवत्ता के साथ कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। मैं थोड़ी देर में निर्माण निधियों के लिए पहली किस्त तुम्हें स्थानांतरित कर दूंगा। वास्तव में अर्जुन चौहान का अपना निर्माण समूह था, लेकिन ये डोंजी शहर में स्थित नहीं था। इस परियोजना जैसे एक अवसर को कुछ रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अपने गृहनगर के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दो, महापौर प्रकाश ने वादा किया। नए साल के बाद पाक आधिकारिक तौर पर जमीन तोड़ेगा। परियोजना के पहले चरण में 3 महीने के भीतर चालू होने की उम्मीद है, उपकरण भंडारण और सामान्य उत्पादन को समायोजित करते हुए, हालांकि वातावरण थोड़ा कमी हो सकता है। 3 महीने, ये काफी तेज है, अर्जुन चौहान ने टिप्पणी की। तुमने कड़ी मेहनत की है, महापौर प्रकाश।
जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें भोजन के लिए इलाज करूंगा। जरूर, तुम अपने व्यस्त कार्यक्रम के साथ जारी रखो। तुम्हारे लिए वापस आना दुर्लभ है, इसलिए तुम्हारे पास मिलने के लिए बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, है ना? हाँ, वास्तव में मैंने आज कुछ दोस्तों के साथ रात के खाने की व्यवस्था की है, इसलिए मैं तुम्हें अब और नहीं रखूंगा। दोनों ने फोन बंद करने से पहले कुछ सुखद बातें की। आज दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हो? रूही यादव ने पूछा। हाँ, वे बचपन के दोस्त हैं, हम एक दशक से अधिक समय से एक दूसरे को जानते हैं। वे सभी डोंजी शहर में काम करने के लिए रहे, इसलिए जब मैं वापस आया तो मुझे वास्तव में उनसे मिलना चाहिए। क्या बहुत सारी लड़कियां होंगी? रूही यादव की अभिव्यक्ति संदिग्ध हो गई। यह अर्जुन चौहान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। हा हा हा, खैर मैं हमेशा महिलाओं के साथ काफ़ी लोकप्रिय रहा हूँ। हा हा हा। गंगानगर शहर में हाईसेंग समूह के प्रवेश द्वार पर 20 के दशक में एक युवा महिला सड़क के किनारे इंतजार कर रही थी, चारों ओर देख रही थी। एक सफ़ेद स्वेटर और एक बड़ी डाउन जैकेट में कपड़े पहने हुए, उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो असाधारण रूप से युवा और सुंदर लग रही थी। किरण, अपने प्रेमी का फिर से इंतजार कर रही हो? कुछ सहकर्मियों ने जो अभी अभी काम से उतरे थे, लड़की को एक मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मेरे प्रेमी नहीं, चैन। किरण के गाल लाल हो गए। गंगानगर शहर से एक दोस्त नए साल के लिए वापस आ रहा है और हम बस मिल रहे हैं। ओह, मिल रहे हैं। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। हम समझते हैं अभिव्यक्ति का खुलासा किया। तो हम आगे बढ़ेंगे, अपना ख्याल रखना। जरूर, कल मिलते हैं। जैसे ही चैन किरण के सहकर्मी कुछ मीटर दूर चले गए थे, एक कुछ मोटा युवा व्यक्ति चैन किरण के सामने आया, हाँफते हुए। माफ करना, मैं थोड़ा देर हो गया, मोटे युवा व्यक्ति ने ईमानदारी से कहा। क्या हुआ, कसरत कर रहे हो? चैन किरण हंसा। कौन सोचता होगा कि अर्जुन चौहान का परिवार इतना धनी है। जूनियर हाई में वापस, वह हमेशा मुझसे गेम कार्ड खरीदने के लिए पैसे उधार लेता था। आज रात मुझे उससे ठीक से एक भोजन निकालना होगा। हा हा हा, वह हमेशा मेरे स्नैक्स भी छीन लेता था। मोटे युवा व्यक्ति ने हंसा, लेकिन उसकी टकटकी कभी भी चैन किरण के चेहरे को नहीं छोड़ी। तुम्हें क्या लगता है, क्या किरण की नज़र बहुत अच्छी नहीं है? वह ऐसे एक मोटे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? सहकर्मियों ने दूरी से फुसफुसाया, वापस देखकर। क्या वह नहीं जानती कि हमारे महाप्रबंधक का बेटा हमेशा उसे पसंद करता है? कौन जानता है, मूर्खों का अपना भाग्य होता है, मुझे लगता है। वास्तव में मुझे लगता है कि मोटा लड़का काफ़ी प्यारा है। वह हमेशा गुप्त रूप से किरण को दूध चाय लाता है और हमारे साथ भी कुछ साझा करता है। हा हा हा, तुम्हें बस कुछ कप दूध चाय से रिश्वत दी गई है। आहा हा हा, चलो चलते हैं। सिद्धार्थ, अर्जुन चौहान जल्द ही आ जाएगा। मुझे वास्तव में उत्सुकता है कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति किस तरह की कार चलाता है। चैन किरण और सिद्धार्थ कंपनी से एक साथ बाहर चले गए। तभी एक बिल्कुल नई पोश पनामेरा उनके सामने रुक गई, और जैसे ही खिड़की नीचे लुढ़क गई, इसने एक कुछ सुंदर चेहरे का खुलासा किया। किरण, कहाँ जा रही हो? सवारी की आवश्यकता है, सुंदर युवा व्यक्ति ने पूछा। सिद्धार्थ पर एक बर्खास्तगी भरी नजर डाली। नहीं चाहिए प्रबंधक अश्विन, मेरा दोस्त थोड़ी देर में हमें लेने आ रहा है, चैन किरण ने मना कर दिया। उसके सामने ये युवा व्यक्ति अश्विन हाईसेंग समूह में उनकी कंपनी के महाप्रबंधक का बेटा था। अपने पिता के मार्गदर्शन में उसे एक प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति भी माना जा सकता था। स्नातक होने के बाद वह एक परियोजना प्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हो गया, और अपनी क्षमताओं और अपने पिता के संसाधनों के साथ उसकी आय पहले ही 1 मिलियन से अधिक हो गई थी। चैन किरण ने सितंबर में हाईसेंग समूह में अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति और असाधारण काम करने की क्षमता ने कई पुरुष सहकर्मियों की प्रशंसा जीती, जिसमें महाप्रबंधक का बेटा भी शामिल था। अश्विन ने चैन किरण को 1 या 2 से अधिक बार भोजन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया था। इसके बजाय यह अगोचर मोटा लड़का था जो अक्सर काम के बाद यहाँ उसका इंतजार करता था। उसने सिद्धार्थ की जांच की थी, जो बचपन से चैन किरण के साथ सहपाठी रहा था और इस साल भी स्नातक हो गया था, जो पास में एक और निर्माण कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। हालांकि पैमाने के मामले में वह कंपनी उनके हाईसेंग समूह से कहीं कम थी। सिद्धार्थ ने एक बार हाईसेंग समूह में चैन किरण के साथ भी साक्षात्कार किया था, लेकिन दूसरे टियर कॉलेज से उसका बायोडेटा प्रारंभिक स्क्रीनिंग के माध्यम से नहीं बना पाया। अश्विन यह नहीं समझ सका कि वह ऐसे एक साधारण मोटे आदमी से कम आकर्षक कैसे हो सकता है। शायद वह आज खराब मूड में था, लेकिन चैन किरण को इस मोटे आदमी के साथ चैट करते और हंसते हुए देखकर उसके दिल में एक नामहीन जलन की लहर जल उठी। चैन किरण, मैंने तुम्हें 1 या 2 से अधिक बार आमंत्रित किया है। क्या तुम मेरे साथ भोजन करने के बजाय एक मोटे लड़के के साथ घूमना पसंद करोगी? चैन किरण की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जानती थी कि महाप्रबंधक का बेटा उसमें रुचि रखता था और उसने हमेशा उससे बचने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने खुले तौर पर इसे व्यक्त किया था, और पास के कई ऑफ ड्यूटी सहकर्मी उनकी ओर गपशप भरी नजरें डाल रहे थे।
ये चेन किरण है और प्रबंधक अश्विन भी। क्या वह मोटा लड़का चेन किरण का प्रेमी नहीं है? वास्तव में उसका स्वाद क्या है? ऐसे एक अच्छे रूप के साथ वह कौन सा प्रेमी नहीं ढूंढ सकती? बिल्कुल, हर कोई जानता है कि प्रबंधक अश्विन उसमें रुचि रखता है। क्या वह अपने दिमाग से बाहर है? छी, इसे नीचे रखो। क्या तुम अभी भी यहाँ काम करना चाहते हो? डोंजी शहर में कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं जिनका अच्छा इलाज है, और अगर कोई हमें सुनता है तो तुम्हें कल ही सिर्फ अपने बाएं पैर के साथ पहले कदम रखने के लिए निकाल दिया जा सकता है। हाँ, दबी हुई फुसफुसाहटें आई, लेकिन अश्विन को परवाह नहीं थी। उसका पिता कंपनी के शेयरधारकों में से एक था और किसी ने उसके बारे में गपशप करने की हिम्मत नहीं की। प्रबंधक अश्विन, यह मेरा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके प्रति थोड़ा और विनम्र हो सकते हो, चेन किरण ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या दोस्त? क्या वह सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं है? अश्विन ने स्नीर किया। किरण, मैं जानता हूं कि तुम कई सालों से सहपाठी रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि दोस्ती क्या है और प्यार क्या है। तुम्हारे इस प्रेमी के पास एक दूसरे टियर विश्वविद्यालय से सिर्फ एक स्नातक की डिग्री है, एक साधारण परिवार से आता है और महीने में सिर्फ 4000 कमाता है। वह खुद का समर्थन करने के लिए संघर्ष करता है, तो उसके साथ इस कठिनाई को क्यों सहना? सिद्धार्थ का चेहरा भी लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया, लेकिन अश्विन के शब्दों का खंडन करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। वह वास्तव में चेन किरण को पसंद करता था और कई सालों से उसे पसंद करता था, हमेशा उसके लिए सिर्फ एक दोस्त के रूप में वहां रहा। उसने इस प्लेटोनिक रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह हीन महसूस करता था और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब से वे युवा थे, चेन किरण हमेशा उससे अधिक उत्कृष्ट रही थी। अब उसके नाम पर कुछ भी नहीं होने के साथ वह उसे कैसे पीछा कर सकता था? किरण, मैं तुम्हें बताता हूं, कंपनी को कल एक बड़ा ऑर्डर मिला। गंगानगर शहर से एक निवेशक डोंजी शहर में यहां एक कारखाना बनाना चाहता है। यह 800 एकड़ को कवर करता है और उच्चतम मानकों का पालन करेगा। इस परियोजना में 20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है और मैं मुख्य प्रभारी व्यक्ति हूं। क्या एक 20 अरब की परियोजना? इस खबर को सुनकर भीड़ के माध्यम से एक सामूहिक आह फैल गई। यहां तक कि डोंजी शहर में शहर सरकार की परियोजनाओं के लिए एक साल में एक 20 अरब की परियोजना नहीं थी, और इसके अलावा यह एक कॉर्पोरेट निवेश था। किस तरह का व्यवसाय ऐसे एक निवेश परियोजना को बर्दाश्त कर सकता था? परियोजना के प्रभारी व्यक्ति के रूप में एक कमीशन शामिल होगा। यह एकल परियोजना अश्विन को एक भयानक आय ला सकती है और यहां तक कि उसे एक छोटी अवधि में अपने पिता से आगे निकलने की भी अनुमति दे सकती है। अब वह वास्तव में एक उत्कृष्ट युवा व्यक्ति है। एक साल में लाखों कमाता है, दूसरा सिर्फ 4000 एक महीने। कोई भी स्पष्ट अंतर देख सकता है। क्या तुम्हारी छोटी कंपनी एक साल में कुल 10 मिलियन की परियोजनाओं को भी संभालती है? अश्विन ने उपहास किया। ओह, मुझे माफ करना, ये तुम्हारा दोस्त है। मुझे इतना व्यंग्यात्मक नहीं होना चाहिए था, अश्विन ने माफी के एक संकेत के बिना कहा। आखिरकार वह सिर्फ एक गरीब बच्चा था और उसे अपमानित करना एक बड़ी बात नहीं थी। हाँ, क्या ये जादुई नहीं है? हम प्राथमिक विद्यालय में एक ही कक्षा में थे और हाई स्कूल में एक साल के लिए डेस्क के साथी होने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। अर्जुन चौहान ने गाड़ी चलाते हुए कहा, चेन किरण और सिद्धार्थ के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए जिसके दौरान वे अविभाज्य थे। अर्जुन चौहान सिद्धार्थ से कहीं बेहतर लग रहा था और तब कई लोगों ने सोचा था कि वह और चेन किरण एक रिश्ते में थे, लेकिन केवल अर्जुन चौहान को पता था कि सिद्धार्थ को शायद 7 या 8 साल तक गुप्त रूप से चेन किरण से प्यार था। हम यहाँ हैं, क्या ये जगह है? रूही यादव ने आगे एक लगभग 20 मंजिला ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। ऐसी इमारतें गंगानगर शहर में आम थीं, लेकिन डोंजी शहर में वे बल्कि दुर्लभ थीं। ओह, हाईसेंग समूह, क्या संयोग है? अर्जुन चौहान हंसा। तो किरण यहाँ काम करती है। वे पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन चौहान ने लापरवाही से अपनी शांत लैम्बोर्गिनी उरुस को सड़क के किनारे पार्क कर दिया, तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। क्या तुम्हें सड़क के किनारे हमारा इंतजार नहीं करना था? वे कहाँ हैं? अर्जुन चौहान ने अपना फोन निकाला, एक कॉल करने का इरादा रखते हुए, जब उसने अचानक चेन किरण और सिद्धार्थ को कुछ दूर पर देखा। क्या वे दोनों हैं? रूही यादव ने उस दिशा में इशारा किया और कहा। हालांकि अर्जुन चौहान के साथ स्नातक फोटो से कुछ मतभेद थे, वे अभी भी पहचानने योग्य थे। कुछ बंद लगता है, अर्जुन चौहान ने टिप्पणी की, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। स्पष्ट रूप से चेन किरण और सिद्धार्थ के चेहरों पर अभिव्यक्ति अप्राकृतिक लग रही थी, और यहां तक कि दसियों मीटर दूर से वह सिद्धार्थ की मुट्ठी को जकड़ते हुए देख सकता था। खैर, अर्जुन चौहान के एक दोस्त के साथ कौन गड़बड़ करने की हिम्मत करता है? अर्जुन चौहान के दिमाग में न तो सिद्धार्थ और न ही चेन किरण परेशानी की तलाश करने वाले प्रकार के थे। हालांकि वह कार में बैठे अश्विन को नहीं देख सका, वह स्थिति का काफी सटीक अनुमान लगा सकता था। चलो इसकी जांच करते हैं। किरण, तुम ऐसे एक व्यक्ति पर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो?
अश्विन ने ईमानदारी से कहा, तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, उपस्थिति और क्षमताओं दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कम से कम डोंजी शहर में तुम निश्चित रूप से अभिजात वर्ग से संबंधित होगी। मेरे जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे लायक है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें इस बड़े सौदे में शामिल कर सकता हूं और तुम्हें एक काफ़ी कमीशन भी दे सकता हूं। मैं लाखों का वादा नहीं कर सकता, लेकिन एक साल में 4 से 500 हज़ार आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तुम इस पर विचार करना चाह सकती हो। अरे किरण, पुराने सिद्धार्थ, तुम अपने पैरों को क्यों खींच रहे हो? तभी एक युवा आवाज कंपनी के प्रवेश द्वार से आए। अर्जुन चौहान। उन दोनों ने अर्जुन चौहान को देखा और तुरंत आश्चर्य का एक रूप प्रदर्शित किया। नाम ने तुरंत काफी ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन चौहान? कौन सा अर्जुन चौहान? वह अर्जुन चौहान? वह, हाँ वह, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। हे भगवान, चेन किरण और उसके प्रेमी वास्तव में अर्जुन चौहान को जानते हैं। यह असंभव है ना? वे अर्जुन चौहान को कैसे जान सकते हैं? यह अवैज्ञानिक है। वे साधारण परिवारों से हैं, है ना? वे अर्जुन चौहान जैसे किसी के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि उनकी जानकारी सब नकली है? वे जीवन का अनुभव करने के लिए यहाँ नहीं हैं, है ना? कहना मुश्किल है। आजकल अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसे अनुभवों से गुजरना पसंद करते हैं। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड लगाते हैं और लोगों को उनके द्वारा रखी गई कंपनी से जाना जाता है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अर्जुन चौहान के लिए उसके चारों ओर उससे अधिक धनी लोगों से घिरा होना असंभव था, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों से जो साधारण पृष्ठभूमि से नहीं थे। अर्जुन चौहान के दोस्त होने के लिए उनके परिवार की संपत्ति की दहलीज कम से कम कुछ अरब भारतीय रुपये होनी चाहिए, है ना? अचानक उनके चारों ओर के लोगों की आंखों में चेन किरण और सिद्धार्थ को धनी परिवारों के युवा लोगों के रूप में देखा गया। बड़े भाई, क्या मैंने अभी तुम्हें एक बड़े सौदे के बारे में बात करते हुए सुना जो तुमने उतारा था? अर्जुन चौहान ने अश्विन की कार के किनारे पर थप्पड़ मारा। अच्छी कार मेरी चाची किराने का सामान खरीदने के लिए उपयोग करती है, उसके बराबर लगभग। तुम्हारी चाची पोस्ट में किराने का सामान खरीदने जाती है। आसपास के कर्मचारियों ने आंतरिक रूप से बड़बड़ाया, लेकिन किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वास्तव में, भले ही उसका नौकर और दरबान एक लंबी दूरी के रिश्ते पर टूट गए, वे इस पर विश्वास करेंगे। हाँ, ये गंगानगर शहर से एक उद्यमी की एक परियोजना है, हमारे डोंजी शहर में यहाँ एक 800 एकड़ का कारखाना बनाने के लिए। हमारे हाईसेंग समूह ने इस परियोजना को संभाला है। अश्विन ने खुद को शांत करने के लिए बेताब कोशिश की, अचानक यह महसूस करते हुए कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया होगा जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। ओह, वास्तव में यह वह परियोजना है? अर्जुन चौहान हंसा। काफी संयोग, ऐसा लगता है कि यह सौदा वास्तव में मुझे तुम्हारे द्वारा दिया गया था। तुम गंगानगर शहर से अमीर निवेशक हो। अश्विन की मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। उसने अपने पिता से सुना था कि महापौर भी इस परियोजना को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। बस कल रात उसे महापौर से एक फोन आया था। क्या महापौर इतना ध्यान देंगे अगर यह एक साधारण परियोजना होती? अश्विन को यह भी पता था कि कथित तौर पर निवेशक डोंजी शहर का मूल निवासी था, जो इतना समृद्ध लग रहा था कि उसने अपने गृहनगर के विकास में योगदान करने का फैसला किया, और इस 800 एकड़ के कारखाने क्षेत्र का निर्माण सिर्फ शुरुआत थी। अगर इस परियोजना को अच्छी तरह से पूरा किया गया तो शायद भविष्य में अन्य निर्माण परियोजनाएं होंगी जो उनके हाईसेंग समूह को भी सौंप दी जाएंगी। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि यह तथाकथित धनी व्यवसायी, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अर्जुन चौहान कोई और नहीं था। हालांकि अश्विन का परिवार अच्छी तरह से था, सामान्य परिस्थितियों में उसे अर्जुन चौहान के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम अति धनी हो, मैं थोड़ा धनी हूं, हम में से प्रत्येक स्वर्ग के नीचे अपने अपने रास्ते लेता है। फिर भी चेन किरण और उसका मोटा प्रेमी वास्तव में अर्जुन चौहान को जानते थे, और इसने तुरंत चीजों को जटिल बना दिया। अगर उनका वास्तव में एक अच्छा रिश्ता था तो शायद अर्जुन चौहान कुछ शब्दों के साथ उनकी कंपनी को इस विशाल अनुबंध को खोने के लिए मजबूर कर सकता था। दसियों अरबों की एक परियोजना। यहाँ तक कि उसके पिता को भी शेयरधारकों की बैठक में अन्य शेयरधारकों को ये समझाने में परेशानी होगी। मुझे लगता है कि मैंने अभी तुम्हें ये कहते हुए सुना कि मेरे दोस्त योग्य हैं और समाज के निचले पायदान से संबंधित हैं। अर्जुन चौहान ने अश्विन को एक बहुत ही अजीब टकटकी के साथ देखते हुए कहा। श्रीमान अर्जुन, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? अर्जुन चौहान ने पूछा। अश्विन ने सिर हिलाया। अर्जुन चौहान, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन, उसे नहीं जानता था। उसने वीवो का अधिग्रहण किया था, नेटीज म्यूजिक को नेटीज फुटस्टेप्स में बदल दिया था, और अकेले ही किंकियू देश की पूरी आर्थिक प्रणाली को हिला दिया था, इस हद तक कि राष्ट्रीय नेता माफी के रूप में जीत गाने के लिए बाहर आए थे। भारत में शायद एक युवा व्यक्ति को ढूंढना असंभव होगा जिसने अर्जुन चौहान के बारे में नहीं सुना है। अच्छा है कि तुम जानते हो, अर्जुन चौहान ने कहा। ये दोनों मेरे सहपाठी हैं, बचपन से वयस्कता तक। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सहपाठी सिर्फ साधारण लोग होंगे?
इस बयान ने अचानक आसपास के लोगों को चौंका दिया, उनके सभी पिछले अनुमान सही थे। अर्जुन चौहान के साथ संबंध रखने वाले लोग साधारण कैसे हो सकते थे? अब अर्जुन चौहान ने आगे आकर इस तथ्य को खुद स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरबों की विरासत को पकड़े हुए और ऐसी एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो? अर्जुन चौहान ने चेन किरण और सिद्धार्थ की ओर मुड़कर कहा। उन दोनों ने स्तब्ध देखा। अरबों की विरासत, वे ऐसी दौलत का सपना देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर उनके पास अरबों होते तो कौन काम करना चाहता? क्या खाने और सोने, एक खुशहाल आलसी होने का एक लापरवाह जीवन जीना आनंदमय नहीं होगा? हुश! अर्जुन चौहान के शब्दों को सुनकर भीड़ और भी अधिक चौंक गई। एक छोटी सी कंपनी, हाईसेंग समूह अर्जुन चौहान के मुंह में एक छोटी सी कंपनी में बदल गया। हाईसेंग समूह डोंजी शहर में सबसे बड़ा निजी उद्यम था, जिसमें व्यापार परियोजनाओं में समुद्री भोजन, पर्यटन निर्माण, रियल एस्टेट विकास और बहुत कुछ शामिल था। डोंजी शहर में हर कोई इस कंपनी में जाने के लिए बेताब था। अर्जुन चौहान और उसके सहयोगियों के लिए ऐसी एक कंपनी सिर्फ एक छोटी सी थी। उसके बाद उनकी टकटकी वापस चेन किरण और सिद्धार्थ पर पड़ गई। चेन किरण की पोशाक काफ़ी ट्रेंडी थी, लेकिन वह जिस डाउन जैकेट को पहन रही थी वह सिर्फ कुछ 100 रुपये की थी और उसका पस किसी भी प्रसिद्ध ब्रांड से नहीं था। यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी जानते थे कि चेन किरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले सौंदर्य और स्किन केयर उत्पाद केवल मध्य से निम्न अंत मूल्य वाले थे। जहाँ तक सिद्धार्थ नामक युवा व्यक्ति का सवाल है, उसकी जीन्स लगभग धुल गई थी और उसके बैकपैक पर कुछ छोटे छेद भी थे। क्या इन दोनों के पास वास्तव में अरबों की संपत्ति हो सकती है? नहीं। क्या उनके पास डोंजी शहर में अरबपति हैं? नहीं, असंभव। अश्विन ने सिर हिलाया। उसने चेन किरण और सिद्धार्थ की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच की थी। दोनों साधारण कामकाजी वर्ग के परिवारों से थे। उनके लिए किसी भी तरह की अरबों डॉलर की दौलत होना बिल्कुल असंभव था। यह इसलिए होना चाहिए कि वे कुछ चैनलों के माध्यम से गलती से अर्जुन चौहान को जान गए और इसीलिए अर्जुन चौहान उनके लिए खड़ा होगा और बोलेगा। हाँ, ये वही होना चाहिए। अश्विन की अभिव्यक्ति कुछ हद तक विकृत हो गई, चाहे वह गुस्से या ईर्ष्या के कारण था, यह स्पष्ट था। हालांकि उस पल कंपनी के प्रवेश द्वार से शोर का एक विस्फोट आया। देखो, एक बेंटले। वह किसकी कार है? उनमें से चार बेंटले। क्या हमारी कंपनी में किसी के पास उस तरह का पैसा है? क्या यह अध्यक्ष का है? नहीं, मुझे याद है कि अध्यक्ष सिर्फ एक मासेराती क्वाट्रोपोर्टे चलाता है ना? जल्दी देखो, वे इस तरह आ रहे हैं। 100 जोड़े आंखों की टकटकी के तहत 4 कारें धीरे धीरे सिद्धार्थ के सामने रुक गईं। कार के दरवाजे धीरे धीरे खुले और बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला जो 50 या 60 के दशक में लग रहा था और काले सूट में कई व्यक्ति अंगरक्षकों की तरह दिख रहे थे। अर्जुन, क्या वह तुम्हारे समुदाय से सुरक्षा चाचा नहीं है? रूही यादव ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। छी! अर्जुन चौहान ने जल्दी से रूही यादव को एक नज़र दी। बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ के पास चला गया, उसे सम्मानपूर्वक झुक गया, जिसने सिद्धार्थ को इतना डरा दिया कि वह कई कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। क्या चल रहा था? बूढ़े आदमी ने जो सूट पहना था वह शायद 10 साल के वेतन के साथ वह जो खरीद सकता था उससे अधिक महंगा था और उसकी कलाई पर घड़ी, यह एक पाटेक फिलिप लगती थी। सिद्धार्थ घड़ी की कीमत के बारे में सुनिश्चित नहीं था, लेकिन क्या उसने सुअरों को नहीं देखा था, भले ही उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था। इस ब्रांड की घड़ियां, उसने सुना, अक्सर नीलामियों में ही देखी जाती थीं, लाखों की लागत के रूप में। ऐसा एक व्यक्ति उसे इतना सम्मान दिखा रहा था। युवा मालिक, कृपया पुराने मालिक पर पागल होना बंद करो। बूढ़े आदमी ने कहा, भले ही तुम पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में नहीं लेना चाहते, तो इस शाबी कंपनी में आने और पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर श्रीमान अर्जुन ने मुझे आज नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं होता कि तुमने यहाँ ऐसे दुख सहे हैं। क्या? सिद्धार्थ की चेहरे की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत हो गई। क्या हो रहा था? पुराने मालिक, युवा मालिक। उसकी माँ एक पूर्णकालिक गृहिणी थी और उसका पिता जलीय बाजार में एक समुद्री भोजन विक्रेता था। वह अचानक एक युवा मालिक कैसे बन गया था? उसके परिवार के पास कौन सा पारिवारिक व्यवसाय था जिसे वह विरासत में ले सकता था? क्या ये वह छोटा स्टॉल हो सकता है जो 5 वर्ग मीटर भी नहीं था? भले ही वह स्टॉल था, ये केवल समुद्री भोजन बाजार में किराए पर लिया गया था। लेकिन सिद्धार्थ की तुलना में बाकी लोग और भी अधिक चौंक गए थे। सिद्धार्थ की कंपनी का हाईसेंग समूह के साथ कुछ सहयोग था, इसलिए हाईसेंग समूह में सिद्धार्थ की कंपनी से कुछ लोग थे और संयोग से सिद्धार्थ का पर्यवेक्षक आज वहां था। अभी अभी जब सिद्धार्थ यहां अश्विन से एक कान भरा था तो उसने एक आवाज भी निकालने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ एक मामूली पर्यवेक्षक था और उनकी कंपनी के पैमाने को देखते हुए यहाँ तक कि कंपनी के अध्यक्ष भी हाईसेंग समूह के अंदर लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अब सब कुछ उल्टा हो गया था। कंपनी में नम्र और मेहनती मोटा लड़का जो सिर्फ एक स्थायी स्थिति पाने की कोशिश कर रहा था, अरबों की दौलत पर बैठे एक व्यक्ति निकला। वह यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार की दौलत को विरासत में नहीं लेना चाहता था।
उनकी छोटी सी कंपनी में वास्तव में ऐसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक पल में वह घबरा गया। उसने अतीत में काम के बोझ के साथ सिद्धार्थ पर आसान नहीं था। निश्चित रूप से सिद्धार्थ ने ये सब याद नहीं रखा होगा, है ना? टीएस टीएस टीएस। जबकि हर कोई सदमे में था, अर्जुन चौहान सिद्धार्थ के पास चला गया और उसके कंधे पर थपथपाया, खेद की एक आवाज में बोलते हुए। सिद्धार्थ, कॉलेज से स्नातक होने के बारे में क्या बड़ी बात है? तुम्हें 4 साल तक नहीं देखने के बाद तुम वास्तव में बेंटले चलाने के लिए झुक गए हो। बेंटले चलाने के लिए कम हो गए। इस वाक्य को सुनकर हर किसी की अभिव्यक्ति ऐसी हो गई जैसे उन्होंने गोबर खा लिया हो। बेंटले चलाने के लिए कम होने का क्या मतलब है? अर्जुन चौहान जैसे किसी की नज़र में क्या बेंटले चलाना अब कुछ ऐसा था जिसे नीचा देखा जाए? वे भी इतने कम होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुग्रह से गिरने का ऐसा अवसर कौन देगा? ये केवल 4 साल हो गए हैं और यह इस पर आ गया है। 2 और सालों में क्या मैं मासेराती चलाने के लिए कम हो जाऊंगा? अर्जुन चौहान ने अपनी व्यंग्यात्मक आवाज के साथ जारी रखा। हुआबांग समूह के कर्मचारियों ने सभी कड़वी मुस्कानें मजबूर कीं। उनके अध्यक्ष की कार एक मासेराती थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे देखते थे, और यहाँ तक कि वह भी अर्जुन चौहान के मानकों को पूरा नहीं करता था। श्रीमान अर्जुन, आपने गलत समझा है, बूढ़े आदमी ने अर्जुन चौहान से कहा। हमारे युवा मालिक बस एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। वह बहुत दिखावा नहीं करना चाहते हैं। ये कुछ बेंटले वास्तव में युवा मालिक के गराज में सबसे खराब कारें हैं। सबसे खराब कारें। अश्विन का चेहरा पहले ही लगभग पक्षाघात के बिंदु तक विकृत हो गया था। ये बेंटले सभी कॉन्टिनेंटल और जीटी थे, प्रत्येक की खरीद पर 3 मिलियन से कम नहीं था। अश्विन हालांकि सक्षम था, स्नातक होने के बाद से 3 मिलियन नहीं कमाया था। जहां तक उसके पिता का सवाल है, वह सिर्फ 2 मिलियन से कम की एक कार चलाता था, जो सिद्धार्थ के परिवार में सबसे सस्ती कार थी। उसने अभी अभी सिद्धार्थ के परिवार को चेन किरण के लिए पर्याप्त नहीं होने के लिए छोटा दिखाया था। अगर सिद्धार्थ के परिवार जैसा परिवार भी पर्याप्त नहीं था, तो अश्विन क्या था? एक भिखारी। एक पल पहले अपने खुद के शब्दों को याद करते हुए अश्विन का चेहरा शर्म से जल गया। पनामेरा, जिसका उसने अभी अभी उल्लेख किया था, अचानक अपनी सारी मोहकता खो दी। मूर्ख, ये किस तरह का शोध है? तुम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता भी नहीं लगा सकते। अश्विन ने गुस्से में अपने दांत पीसे। श्रीमान अर्जुन ने उल्लेख किया कि कोई अभी हमारे युवा मालिक का अपमान कर रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया और सूट में हटे कट्टे पुरुषों ने तुरंत कार में अश्विन पर अपनी टकटकी लगाई। नहीं, तुम सब ने गलत समझा है। मैं। अश्विन को अचानक पसीना आ गया क्योंकि डर उसकी पीठ से नीचे चला गया। बस इन कुछ सबसे साधारण कारों का कुल मूल्य 10 मिलियन से अधिक था। अगर हम हिम्मत करें तो मान सकते हैं, उनके परिवार में सभी कारों का कुल मूल्य 100 मिलियन से अधिक हो सकता है। अगर सिर्फ कारों का मूल्य 100 मिलियन से अधिक है, तो उनके घर का कितना है? उनके परिवार के पास कितना पैसा होना चाहिए? उनकी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए? वह शायद अर्जुन चौहान की तरह है, जब से वह छोटा था तब से यहाँ बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी असली पृष्ठभूमि अविश्वसनीय होनी चाहिए। अश्विन ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर सिद्धार्थ बदला लेना चाहता तो क्या हुआबांग समूह इसे बर्दाश्त कर सकता था। हुआबांग समूह का कुल बाजार मूल्य केवल लगभग 30 अरब था। सिद्धार्थ जैसे किसी के लिए ऐसी एक कंपनी कचरा हो सकती है ना? हे कमल, बूढ़े आदमी ने अपने बगल में एक अंगरक्षक से कहा, जाओ और पता लगाओ कि इस कंपनी का मालिक कौन है। अंकल अंकित, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हुआबांग समूह के अध्यक्ष राजेश हैं, कमल नामक अंगरक्षक ने जवाब दिया। राजेश? बूढ़े आदमी ने सोचा, उसे नहीं जानता, बस एक छोटा व्यवसायी होना चाहिए। इस कंपनी का कितना मूल्य है? लगभग 30 कुछ अरब। बस 30 कुछ अरब। इसे कल अधिग्रहित करो। चूंकि युवा मालिक इसे पसंद करते हैं, तो हम इसे खत्म होने पर उसे प्रबंधित करने के लिए छोड़ देंगे। इस पल में अश्विन के दिल में छाया पहले ही असीम रूप से बड़ी हो गई थी। बस 30 कुछ अरब, ये कहने के लिए कि वे इसे बस ऐसे ही अधिग्रहित कर लेंगे। एक सूचीबद्ध कंपनी बूढ़े आदमी की आंखों में एक खिलौने की तरह कैसे हो सकती है? और यह आदमी सिद्धार्थ के परिवार में सिर्फ एक प्रबंधक की तरह लगता था। मुझे लगता है कि चलो इसे भूल जाते हैं। सिद्धार्थ अर्जुन चौहान की अभिव्यक्ति से अनुमान लगा सकता था कि यह सब उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वह एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ था। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसके परिवार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान उसके लिए बदला ले रहा था। मैं अभी भी अपनी खुद की कंपनी पसंद करता हूं और एक साधारण कर्मचारी होना पसंद करता हूं, सिद्धार्थ बुजुर्ग से बात कर रहा था, लेकिन वास्तविकता में वह इसे अर्जुन चौहान के सुनने के लिए कह रहा था। अपनी खुद की क्षमता के साथ, भले ही अर्जुन चौहान ने वास्तव में उसे एक कंपनी दी, वह इसे अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर पाएगा। इस बच्चे में बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, लेकिन प्रत्येक के लिए उनका अपना, वह कुछ भी मजबूर नहीं कर सकता था।
ईमानदार होने के लिए अर्जुन चौहान को अपने भाई के लिए एक कंपनी खरीदने के लिए 3 अरब खर्च करने के बारे में जरा भी दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ जिसके साथ वह बड़ा हुआ था। अधिकांश लोगों के लिए क्या एक दोस्त के लिए एक पे पर 3 रुपये खर्च करने से कोई दिल का दर्द होगा। वह अर्जुन चौहान की मानसिकता थी। चूंकि ऐसा मामला है तो इसे भूल जाओ। बुजुर्ग ने अर्जुन चौहान पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों से निर्देश प्राप्त किए। अरे प्रबंधक अंकित, चूंकि सिद्धार्थ काम पर जाना पसंद करता है तो बस उसे रहने दो। अर्जुन चौहान ने राजी किया। ये बच्चा दिखावा करना पसंद करता है। अगर वह काम पर नहीं जाता है और पूरे दिन घर पर रहता है तो वह अपनी दौलत कहाँ दिखाएगा? वह अपने दिखावे के लिए दर्शकों को कहाँ पाएगा? हम सब युवा लोग हैं, मैं इसे समझता हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानते। सिद्धार्थ ने अपने दिमाग में अर्जुन चौहान को शाप दिया। सिद्धार्थ ने कब दिखावा करना पसंद किया? ये स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान का अपना विचार था। ठीक है। अर्जुन चौहान के शब्दों को सुनकर चैन किरण भी अपनी हंसी को वापस नहीं रख सकी। अपनी तेज बुद्धि के साथ वह निश्चित रूप से जानती थी कि ये सभी अर्जुन चौहान के जोड़ तोड़ वाले कदम थे। इतने सालों के बाद अर्जुन चौहान का व्यक्तित्व अभी भी हमेशा की तरह चंचल था। चूंकि ऐसा मामला है तो खैर ठीक है। युवा मालिक, अगर तुम्हें कभी काम पर नहीं जाने और पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का मन करता है तो बस मुझे बताओ, मैं तुम्हें किसी भी समय लेने आऊँगा। चलो चलते हैं। बुजुर्ग ने आह भरी और कई बेंटले तेजी से निकल गए। सिद्धार्थ, तुम अब कहाँ काम कर रहे हो? मुझे याद है कि यह भी एक निर्माण कंपनी है ना? ओह, एक छोटी सी कंपनी, हुआबान कंस्ट्रक्शन। सिद्धार्थ अपने होश में वापस आया और कहा। अर्जुन चौहान ने अपना फ़ोन निकाला और सीधे महापौर प्रकाश को फ़ोन किया। अंकल प्रकाश, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ अर्जुन, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ओह, यह ऐसा है। मेरी कारखाने क्षेत्र के लिए निर्माण परियोजना हाईसेंग समूह को दी गई थी, है ना? हाँ, क्या बात है? यह ऐसा है, उन्हें वह ऑर्डर मत लेने दो। इसे हुआबान कंस्ट्रक्शन को इसके बजाय दे दो। हुआबान तारांकन कंस्ट्रक्शन। महापौर प्रकाश चौंक गया। उसने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना था और तुरंत अपने सहायक को इस कंपनी पर जानकारी देखने के लिए कहा। ऐसी एक छोटी सी कंपनी? महापौर प्रकाश ने कहा। अर्जुन, हालांकि इस कंपनी की एक अच्छी प्रतिष्ठा है, इसका पैमाना बहुत छोटा है। वे शायद अपने वित्तीय संसाधनों के साथ प्रारंभिक निर्माण सामग्री भी नहीं खरीद सकते। कोई समस्या नहीं, मैं निर्माण निधियों का अग्रिम भुगतान कर सकता हूँ। एक किस्त में सब कुछ का भुगतान करना भी ठीक है, अर्जुन चौहान ने कहा। चूंकि ऐसा मामला है तो कोई मुद्दा नहीं है, मैं इसे अब व्यवस्थित करूंगा। महापौर प्रकाश ने एक और सवाल पूछने में मदद नहीं की। क्या तुम्हारा हाईसेंग समूह के लोगों के साथ कोई संघर्ष है? महापौर प्रकाश कोई मूर्ख नहीं था। अर्जुन चौहान निश्चित रूप से एक छोटी अनसुनी कंपनी को हाईसेंग, एक अच्छी तरह से स्थापित बड़े उद्यम को बदलने के लिए बिना किसी कारण के 1 अरबों डॉलर की परियोजना लेने के लिए नहीं देगा। मेरे लिए इस हुआबान कंस्ट्रक्शन की जांच करो। महापौर प्रकाश ने अपने सचिव से फुसफुसाया। देखो कि क्या उस कंपनी में अर्जुन चौहान के कोई दोस्त या सहपाठी या कुछ है। ओह, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ कहा। मैं आज जब मैं बाथरूम गया तो कागज़ लाना भूल गया और मैं खराब मूड में हूँ। कागज़ लाना भूल गए इसलिए खराब मूड में? महापौर प्रकाश ने एक अभिव्यक्ति दिखाई जो हंसी और आंसू का मिश्रण थी। इसका किसी भी चीज़ से क्या लेना देना है? ये स्पष्ट है कि किसी ने तुम्हें नाराज किया है। भले ही तुम्हें एक बहाना खोजने की आवश्यकता हो, क्या तुम कम से कम थोड़ा प्रयास नहीं कर सकते? ठीक है, मैं समझ गया। वैसे भी तुम मालिक हो। महापौर प्रकाश हंसे। सौभाग्य से हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और परियोजना के धन अभी तक स्थानांतरित नहीं किए गए हैं, अन्यथा एक पर्याप्त जुर्माना शुल्क होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुर्माना शुल्क था। अर्जुन चौहान ने अपने कंधे उचकाए। फिर मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। अर्जुन चौहान ने फोन काट दिया। इस पल में अश्विन के हाथ कांपना शुरू हो गए। क्या अर्जुन चौहान ने वास्तव में सीधे महापौर को फोन किया था? क्या ये विशाल ऑर्डर उससे बस ऐसे ही फिसल गया? भीड़ में सिद्धार्थ के विभाग प्रमुख ने अभी अभी हुई फोन बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना और खबर ने अचानक उसे एक भारी उत्साह में भेज दिया। एक प्रतियोगी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जागरूक था कि हाईसेंग समूह कई अरबों की एक परियोजना को संभाल रहा था, लेकिन अगर ऐसा एक ऑर्डर उन्हें सौंप दिया जाता तो हुआबान में वे इसे लेने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे एक विशाल परियोजना के लिए अकेले शुरुआती निवेश में दसियों मिलियन की आवश्यकता थी और उनकी छोटी कंपनी के पास तरल संपत्ति में केवल कुछ मिलियन थे। इसे शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी भी नहीं थी। लेकिन आज से शुरू होकर उसे विश्वास हो गया कि पाई वास्तव में आसमान से गिरते हैं। अरबों की एक परियोजना वास्तव में उन्हें एक चांदी की थाली पर दी गई थी और निवेशक ने यह भी कहा कि वे एक ही बार में सभी परियोजना के धन का भुगतान कर सकते हैं। अरबों की एक परियोजना, अगर वे वास्तव में इसे लेते हैं तो उनकी कंपनी कम से कम दसियों मिलियन का लाभ कमा सकती है।
और बातचीत के स्वर से उसने अभी अभी सुना था, ये परियोजना का सिर्फ पहला चरण लगता था, भविष्य में अन्य परियोजनाएं होंगी। अर्जुन चौहान के सिद्धार्थ के साथ संबंध को देखते हुए ये संभावना थी कि ये सभी बड़े ऑर्डर भविष्य में उनकी कंपनी को जाएंगे। मुझे तुरंत मालिक को इस खबर के बारे में बताना होगा। हुआबांग के प्रबंधक ने तुरंत भीड़ को चुपचाप छोड़ दिया, फिर मालिक के फ़ोन को डायल किया। अध्यक्ष सुमित, यह मैं हूँ, ललित। प्रबंधक ललित, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। फ़ोन के दूसरे छोर से एक लगभग बेकाबू उत्साह आया। महापौर ने अभी अभी मुझे फ़ोन किया। महापौर, वह कई अरबों की निर्माण परियोजना हमारी कंपनी को दी गई है और सभी परियोजना के धन का पूर्व भुगतान किया जाना है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। अध्यक्ष सुमित, मैं आपको बताने के लिए यही बुला रहा था। ललित ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ही इसके बारे में पता है? अध्यक्ष सुमित चौंक गए। अभी अभी महापौर से इसके बारे में सीखा था। मैंने आज हाइसिंग समूह में पूरी प्रक्रिया देखी। ललित ने दिन की घटनाओं को सुनाया। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हमारी कंपनी के नए इंटर्न के महत्वपूर्ण संबंध हैं और वह यहाँ तक कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के साथ सहपाठी है? बिल्कुल, अगर हमारी कंपनी बड़ी होना चाहती है तो हमें इस अवसर को कसकर पकड़ना होगा। ललित ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि इस परियोजना को सिद्धार्थ द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। बकवास, अगर वह नहीं तो कौन? अध्यक्ष सुमित ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। तुरंत तुम्हारे पास हाथ में अन्य परियोजनाओं को लपेटो और सिद्धार्थ को अपना पूरा समर्थन दो। अपने रवैये को देखना याद रखें, यह मत भूलना कि सिद्धार्थ का परिवार भी दुर्जय है। अगर वह नाखुश हो जाता है तो हमारी कंपनी हाइसिंग से बहुत बेहतर नहीं होगी। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष सुमित, मैं इसे अभी व्यवस्थित करूँगा। कहीं से भी अश्विन का फ़ोन अब शांत कंपनी प्लाजा में बज गया, जिससे उसका शरीर अचानक हिल गया। आने वाली कॉल डिस्प्ले ने उसके पिता राजेश का नंबर दिखाया। पिताजी, अश्विन की बांह कांप गई क्योंकि उसने फ़ोन को अपने कान पर लाया। अश्विन, मुझे अभी अभी निदेशक मंडल से एक नोटिस मिला है कि परियोजना रद्द कर दी गई है। क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ? राजेश का स्वर कुछ हद तक ठंडा था। ऐसी एक बड़ी परियोजना को खोने से कंपनी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस परियोजना के कारण कई छोटी नौकरियों को भी ठुकरा दिया था। पिताजी, अश्विन पहले से ही कल्पना कर सकता था कि अगर उसके पिता को पता चला कि यह उसकी गलती थी तो परिणाम कितने गंभीर होंगे। क्या तुम कुछ जानते हो? राजेश ने अश्विन की आवाज़ में हिचकिचाहट को पकड़ा और तुरंत कुछ समझा। मुझे यह मत बताओ कि इसका तुमसे कुछ लेना देना है। पिताजी, मैंने अर्जुन चौहान को नाराज कर दिया है। तुम कागज़ में आग नहीं लपेट सकते और बाद में मेरे पिता के रोष को सहन करने के बजाय अब साफ आना बेहतर है। अर्जुन चौहान, 20 कुछ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, तुम उसके साथ कैसे शामिल हो गए? अश्विन का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। तुम उसे नाराज करने में कैसे कामयाब रहे? अश्विन ने उन घटनाओं को सुनाया जो इस पल तक ले गई थी। उसका दिल अब समुद्र के तल तक डूब रहा था। फिर से एक महिला के कारण मुझे एक बेटा कैसे मिला जो केवल परेशानी का कारण बनता है? राजेश ने अपनी डेस्क को जोर से मारा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सिर्फ परियोजना के बारे में नहीं है। अगर कंपनी इसके कारण परेशानी में पड़ जाती है तो तुम अब से सड़कों पर सोने की तैयारी कर सकते हो। पिताजी, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। बेशक तुम्हें दूसरी पार्टी की माफ़ी जीतना होगा। सिर्फ इस परियोजना को खोना पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम है, भले ही यह एक महत्वपूर्ण नुकसान है। राजेश ने कहा, अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो वापस आने की जहमत मत उठाओ। और वह युवा आदमी जिसे तुमने सिद्धार्थ कहा था, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन अगर वह अर्जुन चौहान की स्थिति के करीब है तो वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारा परिवार नाराज नहीं कर सकता। बस इसे खुद समझ लो। क्लिक। इतना कहने के बाद राजेश ने अचानक फ़ोन काट दिया। ऐसा नहीं है कि राजेश अपने बेटे की मदद नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ एक सूचीबद्ध कंपनी का शेयरधारक था, लेकिन अर्जुन चौहान खिलौनों की तरह सूचीबद्ध कंपनियों को खरीदने के साथ खेलता था। उनकी तुलना में दर्जनों या सैकड़ों गुना बड़ी कंपनियों के अध्यक्षों को उसके सामने झुकना और स्क्रैप करना पड़ा। वह क्या कह सकता था? अश्विन ने अंदर एक चुभने वाली ठंड महसूस की। अंततः कार का दरवाजा खोला। उसके पैर इतने कमजोर थे कि उन्होंने मुश्किल से उसके शरीर का समर्थन किया। ओह, कार से बाहर निकलने का फैसला किया है ना? अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। श्रीमान अर्जुन, मुझे माफ़ करना, यह मेरी गलती है। अश्विन ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुम मुझसे किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? अर्जुन चौहान ने स्नीर किया। पुराने सिद्धार्थ, तुम इससे निपटो। इसे भूल जाओ, बस किरण को अब और परेशान मत करना। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जाहिर तौर पर मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं था। अर्जुन चौहान ने आह भरी। वह जानता था कि सिद्धार्थ बहुत नर्म दिल था। इसे अच्छी तरह से कहने के लिए उसका एक हल्का स्वभाव था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए वह निर्णायक था।
अर्जुन चौहान ने उसके लिए कई सालों तक चिंता की थी और बच्चे ने अभी भी चेन किरण के लिए अपनी भावनाओं को कबूल नहीं किया था। अगर चीजें ऐसे ही जारी रहती हैं तो उनके बीच की दूरी बहुत जल्दी चौड़ी होने के लिए बाध्य है। धन्यवाद श्रीमान अर्जुन। धन्यवाद श्रीमान सिद्धार्थ। अश्विन ने बार बार सिर हिलाया। जहां तक चेन किरण को फिर से परेशान करने का सवाल है, 10 गुना साहस के साथ भी वह हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन चौहान और सिद्धार्थ की भयानक पृष्ठभूमि को एक पल के लिए अलग रखते हुए अर्जुन ने अभी कहा था कि चेन किरण उनके साथ बड़ी हुई थी। भले ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से अर्जुन चौहान से मेल नहीं खा सकती थी, क्या ये सिद्धार्थ से बहुत बुरा होगा? अगर उसने चेन किरण को फिर से परेशान किया तो अर्जुन चौहान और दूसरों को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। किरण का अपना परिवार संभवतः असंतोष व्यक्त करने वाला पहला होगा। कौन जानता है कि क्या वे उसके पीछे बेंटले या रोल्स रॉयस का एक बेड़ा भेजेंगे। ऐसा लगता है कि उसे आखिरकार एहसास हो गया कि चेन किरण उसके प्रति इतनी उदासीन क्यों थी। उसकी पारिवारिक दौलत औसत व्यक्ति के लिए काफ़ी लग सकती है, लेकिन चेन किरण की आंखों में यह शायद बच्चों के घर खेलने से बहुत अलग नहीं था। चलो चलते हैं, खाने का समय। अर्जुन चौहान ने उनके कंधों पर ताली बजाई। ओह, और वैसे यह मेरी प्रेमिका रूही यादव है। नमस्ते। चेन किरण हमेशा सहज उससे हाथ मिलाया और सिद्धार्थ कभी बहुत बात करने वाला नहीं था, बस सिर हिलाया और मुस्कुराया। माफ़ करना, मुझे एक कॉल लेना होगा। सिद्धार्थ ने अचानक अपने फ़ोन की घंटी बजते हुए देखा। अध्यक्ष सुमित। कंपनी के साथ अपने पूरे समय में केवल उसके पर्यवेक्षक ने उसके साथ सीधे संपर्क रखा था। उसने कभी भी उनके अध्यक्ष सुमित के साथ एक शब्द का आदान प्रदान नहीं किया था। युवा मालिक सिद्धार्थ, तुम्हारी वजह से हम हाईसेंग समूह से वह परियोजना प्राप्त करने में कामयाब रहे। युवा मालिक सिद्धार्थ को पता नहीं था कि हंसना है या रोना है। ये किस तरह का अजीब शीर्षक था। युवा मालिक सिद्धार्थ, चूंकि यह परियोजना तुम्हारे दोस्त युवा मालिक अर्जुन से है, तुम इसके प्रभारी होंगे। मैं तुम्हें पूरी तरह से सहायता करने के लिए सभी को व्यवस्थित करूंगा। अध्यक्ष सुमित ने कहा, इसके अलावा चलो आज से तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म करते हैं। क्या तुम परियोजना महाप्रबंधक की स्थिति में रुचि रखते हो? परियोजना महाप्रबंधक, ये शीर्षक सिद्धार्थ को चौंका दिया। हालांकि उनकी कंपनी बड़ी नहीं थी, एक परियोजना महाप्रबंधक की स्थिति कम से कम 3 या 400 हज़ार रुपये की वार्षिक आय के साथ आई थी। सिद्धार्थ की शिक्षा और क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति के लिए यह उसके पूरे करियर के लिए लगभग छत थी। फिर भी उसकी कंपनी के अध्यक्ष अभी भी एक पूछताछ के स्वर का उपयोग कर रहे थे। वास्तव में तुम निश्चित रूप से ऐसी एक मामूली स्थिति से संतुष्ट नहीं हो। सिद्धार्थ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनकर अध्यक्ष सुमित ने जल्दी से अपने वाक्यांश को बदल दिया, उसे नाराज न करने के लिए चिंतित। इस बारे में क्या तुम एक उपाध्यक्ष के रूप में कंपनी में काम करते हो? मेरे अलावा तुम्हें किसी और के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं होगी। बेशक मेरे यहाँ युवा मालिक सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ एक औपचारिकता है। अगर तुम मूड में हो तो हमें चीज़ों को प्रबंधित करने में मदद करो, अगर नहीं तो बस अपनी डेस्क पर कुछ खेल खेलो, ये ठीक है। नीचे के लोगों को कार्यों को संभालने दो। अध्यक्ष सुमित ने चापलूसी से कहा। कोई आवश्यकता नहीं, मैं बस एक परियोजना प्रबंधक बनूंगा। सिद्धार्थ लालची नहीं था। मैं अभी भी नौकरी से संबंधित मामलों पर कड़ी मेहनत करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष सुमित ने उत्सुकता से सहमति व्यक्त की, ये सोचते हुए कि सिद्धार्थ वास्तव में जीवन का अनुभव करने के लिए वहां था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस तरह का धनी दूसरा पीढ़ी नहीं था जो केवल अपने परिवार पर निर्भर करता है। तो मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। नए साल के बाद तुम आधिकारिक तौर पर पद ले सकते हो। जहां तक प्रबंधक ललित का सवाल है, वह अब से तुम्हारा सहायक हो सकता है। जिस पल सिद्धार्थ ने अपना फोन नीचे रखा, उसका सिर अभी भी एक मूर्खता में था। उसका पूर्व नेता अब उसका सहायक था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, यहां तक कि अर्जुन चौहान ने भी कुछ नहीं किया था। उसने बस महापौर को एक फ़ोन किया था। क्या एक फ़ोन कॉल वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है? चकित मत हो, चलो स्थल बदलते हैं। हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारी बातचीत को परेशान करें। अर्जुन चौहान ने उसके कंधे पर थपथपाया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, चेन किरण पर एक नज़र डाली, फिर अर्जुन चौहान का लैम्बो पर पीछा किया। जब वह लैम्बोर्गिनी दूर तक चली गई, तभी हाईसेंग समूह के कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनकी कंपनी में ऐसा एक आंकड़ा छिपा हुआ था, विशेष रूप से चेन किरण को भर्ती करने वाली एचआर पर्यवेक्षक। वह चौंक गई थी। वो लड़की जो एक साधारण परिवार से लगती थी फिर भी अपनी क्षमताओं में असाधारण थी, वास्तव में अरबपतियों के एक परिवार से आई थी, और उसके दोस्त या तो अरबपति थे या दुनिया के सबसे धनी। छोटे डोंजी शहर में ऐसे छिपे हुए ड्रैगन और क्रोकिंग बाग कब दिखाई दिए थे? अर्जुन, धन्यवाद। कई मिनटों तक चुप्पी बनाए रखने के बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार बात की। धन्यवाद क्या है, हमारी एक दशक की दोस्ती के साथ क्या तुम्हें अभी भी ऐसे खाली शब्दों की आवश्यकता है? अर्जुन चौहान हंसा, तुम बहुत नर्म दिल हो। अगर मैं होता
तो मैं सीधे उस हाइसेंग समूह को खरीद लेता और इसे हाइसेंग फुट मसाज में बदल देता, जिससे वह प्रबंधक अश्विन पैरों की मालिश करता। हा, तुम्हारे जैसा कौन करता है? क्या तुम पूरी दुनिया में फुट मसाज की दुकानें खोलने की योजना बना रहे हो? चेन किरण हंसी। तुम दोनों आखिरकार कब डेटिंग शुरू करने जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सालों से चिंतित हूँ। अगर यह जारी रहता है तो जब तक मेरा बेटा पैदा होगा तब तक तुम दोनों ने कोई प्रगति नहीं की होगी, है ना रूही? तुम्हारा बेटा मेरे पैर, कौन तुम्हारे बच्चे पैदा करने वाला है? मैं अभी भी खुद एक बच्चा हूँ। रूही यादव हंसी। यादृच्छिक रूप से मैचमेकिंग मत करो, हमारी दोस्ती शुद्ध है। सिद्धार्थ ने घबराहट में जल्दी से समझाया। इससे बाहर आओ, अर्जुन चौहान ने कहा। पुरुषों और महिलाओं के पास केवल एक मामले में शुद्ध दोस्ती होती है, अगर उनमें से एक बेहद अनाकर्षक है। हालांकि तुम थोड़े मोटे हो, अगर तुम कुछ वजन कम करते हो तो तुम अभी भी एक सुंदर लड़के में बदल सकते हो। क्या तुम्हें ऐसे बात करना होगा? सिद्धार्थ अर्जुन चौहान के बोलने के सीधे तरीके का लंबे समय से आदी था। वैसे क्या तुम लोग हमेशा के लिए इस शहर में रहने की योजना बना रहे हो? बाहर जाने और उद्यम करने का इरादा नहीं है? अर्जुन चौहान ने पूछा। घर पर बड़े लोग खराब स्वास्थ्य में हैं, मैं केवल डोंजी शहर में रह सकता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। इसके अलावा मेरी शिक्षा के साथ, अगर मैं उन शीर्ष टियर शहरों में जाता जहां तुम हो, तो क्या मुझे बस दूसरों द्वारा जमीन में रगड़ नहीं दिया जाएगा? तुम ऐसा नहीं कह सकते, अर्जुन चौहान हंसा। मेरे पास बस एक औसत स्नातक की डिग्री है, लेकिन मेरे नीचे दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों से कई कर्मचारी हैं। परास्नातक और पीएचडी स्नातकों का एक गुच्छा सभी मेरे लिए काम कर रहे हैं, है ना? यह इसलिए है क्योंकि तुम बॉस अर्जुन हो, हम तुम्हारी तुलना कैसे कर सकते हैं? चेन किरण ने एक मुस्कान के साथ कहा। तो क्या? अर्जुन चौहान ने कहा। मैं भी बस अपने खुद के माता पिता पर भरोसा कर रहा हूँ, वह मेरा संसाधन है। लेकिन तुम लोग मेरे साथ घूम सकते हो, वह तुम्हारा संसाधन है। अर्जुन चौहान के भाई साधारण नहीं हो सकते, उन्हें भयानक होना चाहिए। ठीक है, तुम भयानक हो। वे सभी चेक करते और हंसते थे क्योंकि कार धीरे धीरे डोंजी इंटरनेशनल होटल में चली गई, जो डोंजी शहर में सबसे बड़ा होटल भी है। हम 4 यहाँ खाने जा रहे हैं। सिद्धार्थ और चेन किरण, जो पहले कभी ऐसे एक उच्च वर्ग के होटल में नहीं गए थे, ने सुना था कि यहाँ बस कुछ खाने से दसियों हजार खर्च हो सकते हैं। हालांकि अर्जुन चौहान धनी है और दसियों हजार का मतलब उसके लिए कुछ सेंट जितना कम है, उनकी आंखों में ये बल्कि असाधारण लग रहा था। कोई चिंता नहीं, बस इसे अपना घर मानो, अर्जुन चौहान हंसा। ये होटल मेरे परिवार का है, बस इसे मेरे घर का दौरा करने के रूप में सोचो। क्या यह अब ठीक है? खैर, यह अधिक पसंद है। ये सुनकर उनका मानसिक बोझ तुरंत आधा हो गया। इतने सालों तक इकट्ठा नहीं होने के कारण अर्जुन चौहान और 2 दोस्तों के पास बहुत कुछ पकड़ना था। उनकी जवानी के दिनों को याद करते हुए हार्दिक हंसी के लगातार हमले सबसे शानदार निजी कमरे से निकले। रात का खाना 11 बजे के बाद तक चला और पहली बार अर्जुन चौहान ने थोड़ा बहुत पिया, इसलिए उसने किसी को चेन किरण और सिद्धार्थ को सीधे घर वापस भेजने के लिए कहा। श्रीमान सिद्धार्थ, ये कुछ ऐसा है जो श्रीमान अर्जुन ने मुझे आपको सौंपने के लिए कहा। कार से बाहर निकलने से पहले चालक ने सिद्धार्थ को एक बॉक्स सौंपा। ओह धन्यवाद, सिद्धार्थ ने बॉक्स लिया। पुराने अर्जुन अब क्या गुप्त बात कर रहा है? सिद्धार्थ ने अंदर लिफाफे को खोला, जिसमें एक बैंक कार्ड, एक व्यवसाय लाइसेंस और संबंधित आधिकारिक मुहर थी। झांझे किरण सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड। भुगतान किया गया पंजीकरण पूंजी 10 अरब। कानूनी प्रतिनिधि सिद्धार्थ। यह सिद्धार्थ ने एक और आइटम के माध्यम से फ्लिप किया, जो कंपनी के लेख थे। शेयरधारक सिद्धार्थ 5 अरब भारतीय रुपये का योगदान 50%, चेन किरण 5 अरब भारतीय रुपये का योगदान 50%। इन वस्तुओं के अलावा एक नोट भी था। सिद्धार्थ, मैंने कहा है कि अर्जुन चौहान के भाई भयानक होने चाहिए। मैं डोंजी शहर में कारखाने की परियोजना तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस कार्ड में 1 अरब है। पहले जाओ एक MBA लो, कुछ विश्वसनीय सहायक ढूंढो और मुझसे संपत्ति के इस बिट को बर्बाद मत करो। शेष तुम्हारे मुनाफे के हिस्से का एक अग्रिम भुगतान की तरह है। तुम बहुत डरपोक हो लड़के, मैं तुम्हें 1 और साल दे रहा हूँ। अगर तुम दोनों अगले साल इस समय तक एक साथ नहीं हो तो मुझे इस पैसे को वापस लेने की आवश्यकता होगी। और इसे वापस करने के बारे में भी मत सोचो, वरना मैं तुम्हारे साथ संबंध तोड़ दूंगा। हालांकि फोटोलिथोग्राफी मशीनों और क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन करने के लिए तैयार कंपनी का प्रबंधन करने के लिए अधिक सक्षम लोग थे और निश्चित रूप से वफादारी के साथ कोई मुद्दा नहीं होगा, अर्जुन चौहान अभी भी अपने अच्छे भाई को यह अवसर देना चाहता था। इस भारी उपहार को पकड़े हुए सिद्धार्थ एक कड़वी मुस्कान दिखाने में मदद नहीं कर सका। बड़े आदमी, तुम हमें जीवन भर तुम्हारे लिए काम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नए साल की पूर्व संध्या की रात, हर घर एक परिवार के पुनर्मिलन के आनंदमय माहौल में डूबा हुआ था, जिसमें वे भी शामिल थे जो आमतौर पर घर के अंदर रहते हैं या भोजन के लिए भी बहुत व्यस्त होते हैं। डोंजी शहर के शहरी क्षेत्र में समुद्र तट पार्क था, जहां
नए साल की पूर्व संध्या का खाना खाने के बाद निवासी हर साल आतिशबाजी करने और उत्सव की रोशनी का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। यह एकमात्र दिन था जब शहर ने आतिशबाजी और पटाखे की अनुमति दी थी। महामारी को संबोधित करने के लिए डोंजी शहर के महामारी निवारण स्टेशन ने समुद्र तट पार्क में जल्दी ही बैरिकेड्स लगा दिए थे। केवल उन नागरिकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो एक सुरक्षा जांच पास कर चुके थे। बेशक डोंजी शहर का एक मूल निवासी होने के नाते अर्जुन चौहान भी रूही यादव को समुद्र तट पार्क में लाया। उसने किसी भी विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया। विशेषाधिकार सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक निश्चित मानवीय स्पर्श की कमी होती है। शायद साथी शहरवासियों के साथ भीड़ में निचोड़ना ही नए साल की भावना वास्तव में थी। हर किसी ने मास्क पहना था, जिसमें अर्जुन चौहान भी शामिल था, जिसने उसे बहुत परेशानी से बचाया क्योंकि वह अब बहुत आसानी से पहचाना जाता था। अर्जुन, तुम जल्दी आ गए, एक परिचित आवाज ने पीछे से पुकारा। वाह, तुम मुझे इससे पहचान सकते हो। अर्जुन चौहान मुड़ा और उसने चेन किरण और सिद्धार्थ को अपने पीछे मुस्कुराते हुए देखा। तुम दोनों? अर्जुन चौहान ने देखा कि उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वाह, क्या तुमने आखिरकार एक बार के लिए बहादुर होने का साहस जुटाया। सिद्धार्थ ने शर्म से अपना सिर रगड़ा। मूल रूप से अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए बहुत आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब अर्जुन चौहान से प्रोत्साहन ने उसे अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की थी। भले ही उसकी क्षमताओं की कमी थी और उसकी शिक्षा उच्च नहीं थी, वह सुधार करने के लिए तैयार था जब तक वह प्रयास करने को तैयार था। जहां तक चेन किरण का सवाल है, वह वास्तव में सिद्धार्थ के बोलने का इंतजार कर रही थी। इस प्रकार उन दोनों ने स्वाभाविक रूप से एक रात पहले अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है, सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, अर्जुन चौहान ने समय पर एक नज़र डाली। ये तुम लोगों के एक साथ होने का जश्न मनाने के लिए एक उपहार के रूप में भी काम करता है। इसका लगभग समय हो गया है। से तुम्हारा क्या मतलब है? एक उपहार? तुम्हारा क्या मतलब है? चेन किरण और सिद्धार्थ भ्रमित थे। रास्ता बनाओ, हर कोई, कृपया रास्ता बनाओ। जैसे ही हर कोई आतिशबाजी के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था, वर्दीधारी कर्मियों के एक समूह ने समुद्र के किनारे रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और कई बड़े ट्रक धीरे धीरे वहां पार्क हो गए। क्या हो रहा है? ट्रक क्यों आ रहे हैं? वे शायद आतिशबाजी के लिए हैं। आखिरकार वार्षिक आतिशबाजी शो डोंजी शहर की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक भव्य पैमाने पर होना चाहिए। भाई, तुम मुझे बता रहे हो इसे आतिशबाजी कहा जाता है? जैसे ही पहले ट्रक का माल उतारा गया, हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक गोलाकार वस्तु थी जिसका व्यास 1 मीटर से अधिक था। जहां तक इसके वजन का सवाल है, लोग इसे संभवतः स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। इसके बजाय इसे उठाने के लिए एक और क्रेन लाई गई थी। वह भारत जेड है, किसी ने उस पल में चिल्लाया। भारत जेड? क्या वह आतिशबाजी है जिसने हाल ही में एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? धिक्कार है। क्या ये वास्तव में एक आतिशबाजी है? हे भगवान, क्या यह एक परमाणु बम की तरह नहीं है? विस्फोट कितना प्रभावशाली होना चाहिए। मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है। पिछले साल से पहले गिनीज विश्व रिकॉर्ड कैबोंग से 4 फुट जेड नामक एक आतिशबाजी द्वारा रखा गया था, जिसका व्यास 1 मीटर से अधिक था और वजन 500 किलोग्राम के करीब था, जिसकी लागत लगभग 200,000 भारतीय रुपये थी। लेकिन ये भारत जेड 1.6 मीटर के व्यास और 1.3 टन के वजन के साथ 500,000 की लागत है। विस्फोट त्रिज्या 1 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। कितने हैं? जैसे ही दर्जनों ट्रक वहां खड़े हुए, कई लोग अनुमान लगाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारा मतलब है कि उपहार यह है? सिद्धार्थ ने ट्रकों की पंक्ति की ओर इशारा किया। हाँ, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। कुल 1000 टुकड़े। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें आज रात अपनी भरपाई मिल जाएगी। 1000 टुकड़े? सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। एक भारत जेड की लागत 500,000 थी, उनमें से 1,000,500 मिलियन होंगे। ये सिर्फ आतिशबाजी नहीं कर रहा था, ये सचमुच पैसा जला रहा था। सभी भारत जेड जमीन पर घनी पैक थे, लगभग एक क्लॉस्ट्रोफोब की चिंता को ट्रिगर कर रहे थे। कम से कम 7 या 800 टुकड़े होने चाहिए। ये संभवतः सरकार द्वारा तैयार की गई आतिशबाजी नहीं हो सकती। किसी ने तुरंत कहा, क्या ये डोंजी शहर से कोई टाइकून हो सकता है? मैं जाऊं? हमारे छोटे से स्थान में ऐसे अमीर लोग हैं। आतिशबाजी पर सैकड़ों मिलियन खर्च करना, क्या वे घर पर पैसा छाप रहे हैं या क्या? नहीं, तुरंत सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट करना होगा। कुछ ही मिनटों में खबर एक वायरस की तरह फैल गई। क्या डोंजी शहर सैकड़ों भारत जेड आतिशबाजी कर रहा है? धिक्कार है। डोंजी शहर इतना धनी है और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिन लोगों ने नए साल के लिए घर पर रहने की योजना बनाई थी, उन्होंने तुरंत अपने कपड़े पहने और समुद्र तट पार्क की ओर भागे, यह महसूस करते हुए कि ऐसे एक तमाशे को याद करना एक आजीवन पछतावा होगा। क्या डोंजी शहर से कोई भाई है? लाइव स्ट्रीम के लिए भीख मांग रहा हूं।
जहां तक अन्य शहरों के लोगों का सवाल है, भले ही उन्होंने संदेश देखा, वे केवल चुपचाप ईर्ष्या कर सकते थे। 10, 9, 8 उल्टी गिनती समुद्र के किनारे गूंज गई। हर कोई उत्सुकता से नए साल के आगमन का इंतजार कर रहा था। 3, 2, 1 बूम। जैसे ही नए साल की घंटी बजी, एक विशाल लाल बिंदी आसमान में चढ़ गई। जल्दी देखो, इतना उज्ज्वल, क्या ये भव्य नहीं है? क्या ये वास्तव में आतिशबाजी है? अगर तुमने मुझे बताया कि यह एक परमाणु बम था तो मैं इस पर विश्वास करूंगा। अनगिनत लोगों ने आसमान में उज्ज्वल जगह को देखा। यह ऐसा नहीं था कि वे अतिशयोक्ति कर रहे थे, लेकिन उज्ज्वल जगह बहुत चकाचौंध थी। सैकड़ों मीटर हवा में भी सूरज की तरह लगभग उज्ज्वल थी। बूम। बहरे करने वाले विस्फोट के साथ आसमान में एक आश्चर्यजनक आतिशबाजी फट गई। बूम बूम बूम। 1000 भारत जेड रॉकेट लगातार चढ़ गए, शहर के आसमान को पूरी तरह से रोशन कर दिया। नया साल मुबारक हो। इस उत्सव के माहौल में हर कोई मुस्कुराया और बधाई का आदान प्रदान किया। ये 1000 भारत जेड आतिशबाजी एक पूरे घंटे तक चली, जब तक कि वे आखिरकार समाप्त नहीं हो गए और नागरिकों ने भी अपनी खुद की आतिशबाजी करना शुरू कर दिया, जो ऐसे एक प्रदर्शन के बाद थोड़ा नीरस लग रहा था, बस थोड़े से मजे के लिए। हालांकि कुछ ही मिनटों में एक ट्रेंडिंग विषय जल्दी से ट्रेंड सूची में ऊपर चला गया। क्या 500 मिलियन रुपये का आतिशबाजी प्रदर्शन वास्तव में खुशी मनाने के लिए कुछ है? इस संदेश में कुछ ने उन लोगों के मूल्यों पर सवाल उठाया जो आतिशबाजी कर रहे थे, कुछ ने ऐसे एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के कारण होने वाले भारी पर्यावरणीय प्रदूषण की आलोचना की, और यहां तक कि डोंजी शहर को भी एक अप्रिय प्रकाश में ब्रांडेड किया गया था। आतिशबाजी पर 500 मिलियन, वास्तव में प्रभावशाली, क्या ये पैसा दान में नहीं जा सकता था? 1000 भारत जेड रॉकेट, सैकड़ों टन बारूद, इससे कितना गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होना चाहिए? छोटी जगहें बस यही हैं, जनसंख्या की कम गुणवत्ता, थोड़ा पैसा उन्हें नौसिखिए अमीर में बदल देता है। इस तरह के स्टंट के साथ प्रसिद्ध होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत टेकी है। अर्जुन, देखो, रूही यादव ने अपना फोन अर्जुन चौहान की आंखों तक उठाया। धिक्कार है, अर्जुन चौहान ने स्नीर किया, अब यहाँ तक कि आतिशबाजी करने से तुम्हें नैतिक रूप से अपहरण कर लिया जाता है। मैं कहता हूँ कि वे बस ईर्ष्यालु हैं। डोंजी तारांकन शहर एक छोटी सी जगह है, एक टूटी हुई जगह है, लेकिन मुझे कहना होगा, अगर बाहरी लोग बात करते हैं तो मैं उन्हें गाली दूंगा। अर्जुन चौहान ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला। बहस करना पसंद है? मेरी पसंदीदा चीज ट्रोल के साथ तर्क करना है। अर्जुन चौहान ने वीबो खोला। मैंने ये आतिशबाजी की, कोई आपत्ति है? 6666। मैं सोच रहा था कि किसके पास ऐसी क्षमता थी। पता चला कि यह अध्यक्ष अर्जुन है, तो यह उसके लिए सिर्फ एक बुनियादी चाल है। हर कोई कृपया जल्दी से बैठ जाए। वाह, एक आतिशबाजी शो पर 500 मिलियन फेंकना, मैं प्रभावित हूँ। अध्यक्ष अर्जुन 500 मिलियन खर्च करता है जैसे कि यह 5 रुपये है। कौन अभी भी झगड़ा कर रहा है? यह उसकी खुद की कड़ी मेहनत से अर्जित धन है, वह इसे जैसे चाहे खर्च कर सकता है। क्या ये तुम्हारा कोई व्यवसाय है? बिल्कुल, उसे नैतिक रूप से अपहरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? अगर तुम इतने धनी हो तो मैंने तुम्हें दान करते हुए क्यों नहीं देखा? अर्जुन चौहान के प्रशंसकों ने तुरंत उसका बचाव करने के लिए खड़े हो गए। यकीन नहीं है कि क्या समाज बिगड़ रहा है, लेकिन आजकल लोग पैसे को आदर्श बनाते हैं और यह वास्तव में दुखद है। जितनी अधिक क्षमता उतनी ही अधिक जिम्मेदारी। आज के युवा शायद ही इसे समझ सकते हैं। देश और लोगों में योगदान करने के बजाय दिखावटी लेकिन तुच्छ चीजों पर सैकड़ों मिलियन खर्च करना पसंद करते हैं। आखिरकार वह एक पूंजीवादी है, उनसे ऐसी कोई कुलीनता कहाँ उम्मीद की जा सकती है? एक के बाद एक विपणन खाते बारिश के बाद मशरूम की तरह उगाए। उन्हें परवाह नहीं थी कि वे क्या कहते हैं। वे केवल इस बात से चिंतित थे कि क्या वे गर्मी पकड़ सकते हैं, यातायात प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रीकरण कर सकते हैं। जहां तक किसी और चीज का सवाल है, वह महत्वहीन था। लेकिन उनके शब्द काफी भड़काऊ थे। कोई लाखों खर्च करने वाला आतिशबाजी पर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था, लेकिन यह एक चौंका देने वाला 500 मिलियन है। इस दुनिया में 99% लोगों के लिए वह संख्या खगोलीय है। शायद कुछ लोग लाखों को बाहर फेंकने वाले एक करोड़पति को समझ सकते हैं, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सकते कि किस तरह का व्यक्ति लापरवाही से 500 मिलियन छोड़ सकता है। उनकी आंखों में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उन्हें अधिक सामाजिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जल्द ही 500 मिलियन योग्य आतिशबाजी शो पर हलचल ने इस साल के वसंत उत्सव पर्व को भी पार कर लिया। अर्जुन, तुम ठीक हो? चैन किरण और सिद्धार्थ ने चिंतित रूप से अर्जुन चौहान को देखा। ऑनलाइन हिंसा की तीव्रता एक व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी और उन्हें डर था कि अर्जुन चौहान इस घटना से प्रभावित होगा। वास्तव में यह मामला उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि अर्जुन चौहान ने कहा कि यह आतिशबाजी शो उनके रिश्ते के जश्न में भी था, तो वे खुद को इस घटना के साथ जोड़ने में मदद नहीं कर सके। वे विपणन खाते वास्तव में प्रवृत्ति की सवारी करने में अच्छे हैं।
अर्जुन चौहान ने अपनी बुलबुला चाय पी। आसमान में लगातार खिलते हुए आतिशबाजी को देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। अमीरों से ईर्ष्या, मैं समझता हूँ, अर्जुन चौहान ने स्नेह किया। अधिकांश लोगों के लिए खुद से बदतर किसी को देखकर सहानुभूति पैदा होती है, लेकिन खुद से बेहतर किसी को देखकर लगभग हमेशा ईर्ष्या या नाराजगी आती है। यह मानव स्वभाव का एक सामान्य लक्षण है। मैं ऐसी एक उच्च प्रोफाइल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया और अपने फ़ोन पर काम करना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? अन्य लोगों ने उत्सुकता से देखा क्योंकि अर्जुन चौहान अपने डिवाइस पर खुद को व्यस्त कर रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनमें से प्रत्येक को एक वास्तविकता की जांच के साथ थप्पड़ मारने वाला हूं। अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ कहा। सबसे पहले, आप सभी ने जिस प्रदूषण मुद्दे का उल्लेख किया है, यह आतिशबाजी के इस बैच के लिए कस्टम ऑर्डर है। अर्जुन चौहान ने वीबो पर कई स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। अर्जुन चौहान का आतिशबाजी का बैच वास्तव में भारत ज़ैड था, लेकिन इस बैच की कारीगरी अलग थी। यह पारंपरिक बारूद और सल्फर से नहीं, बल्कि एक सल्फर मुक्त पायरोटेक्निक सामग्री से बना था। सल्फर मुक्त पायरोटेक्निक सामग्री, वह क्या है? मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। ये प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। क्या ऐसी कोई चीज़ है? तो तुम कह रहे हो कि आतिशबाजी के ये कई सौ टन कोई प्रदूषण नहीं करेंगे? तुम ऐसा नहीं कह सकते। दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है, लेकिन वे जो प्रदूषण का कारण बनते हैं वह साधारण आग को जलाने से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों के कुछ दर्जन किलोग्राम के बराबर है। नए साल की पूर्व संध्या पर क्या आतिशबाजी की मात्रा कुछ दर्जन किलोग्राम से कहीं अधिक नहीं होती? टीएस ठेठ अध्यक्ष अर्जुन, मुझे यकीन है कि उसने इसे 1 मील दूर से आते हुए देखा था। दोस्तों, मैं यहाँ फट रहा हूँ। इस सामग्री की कीमत की जांच करें। 10 गुना। इस सल्फर मुक्त पायरोटेक्निक सामग्री की लागत साधारण पायरोटेक्निक सामग्री की 10 गुना है। धिक्कार है। तो तुम कह रहे हो कि भारत ज़ैड के इस बैच की कीमत सिर्फ 500 मिलियन नहीं है, ये 5 अरब है। हा, धिक्कार है। क्रूर। भारत में कितने दिग्गजों के पास नकद संपत्ति में 5 अरब हैं? क्या मुझे इसके लिए एक लाइक मिल सकता है? सभी को नमस्कार, मैं बिल गेट्स हूँ और मैं बाथरूम में बेहोश हो गया हूँ। सभी को नमस्कार, मैं हूँ, अब सड़कों पर भीख मांग रहा हूँ। सभी को नमस्कार, मैं जैक मा हूँ और मुझे एक पूर्ण मूर्ख जैसा लगता है। अब पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में नागिंग करते रहो, चेहरे पर एक थप्पड़ के बारे में बात करो। अभी अध्यक्ष तारानकन अर्जुन तारानकन ने कहा, सबसे पहले, जिसका मतलब है कि अन्य खबरें सामने आने वाली होंगी। कसकर बैठो। देखने वालों ने सांस रोक रखी थी, उत्सुकता से वीबो को ताज़ा कर रहे थे और अधिक नाटक के लिए उत्सुक थे। लेकिन इससे पहले कि वे तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन से आगे सुन पाते, तारानकन गंगा नगर तारानकन ऐतिहासिक अवशेष संग्रहालय से खबर टूट गई। तारानकन गंगा नगर तारानकन शहर ऐतिहासिक अवशेष संग्रहालय। मैंने अभी किसी को ये कहते हुए देखा कि श्रीमान तारानकन अर्जुन तारानकन ने आतिशबाजी करने के लिए 500 मिलियन खर्च किए लेकिन समाज में योगदान नहीं दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि तुम श्रीमान तारानकन अर्जुन तारानकन क्या करते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बाद में संग्रहालय ने लगभग 10 राष्ट्रीय खजानों के बारे में पोस्ट किया जो तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन नीलामी से वापस लाया था। क्या वह पौराणिक शाही ज़ैद सील है? हे भगवान, क्या वह सैकड़ों सालों से खो नहीं गया है? ये फिर से प्रकट हो गया है। क्या अध्यक्ष तारानकन अर्जुन तारानकन ने इसे पाया? मुझे याद है कि विशेषज्ञों ने कहा था कि यह अमूल्य है। यहाँ तक कि कुछ 10 अरब भारतीय रुपये इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और यह सम्राट तारानकन चियानलोंग तारानकन की व्यक्तिगत तलवार है, एक और खजाना जो 100 साल से अधिक समय से गायब है। लर्टिंग प्रस्तावना, वह भद्दी लर्टिंग प्रस्तावना है। अंतिम जानवर सिर। हे भगवान, इन वस्तुओं का संयुक्त मूल्य 10 अरब भारतीय रुपये से अधिक होना चाहिए, है ना? उससे ज़्यादा। यहाँ तक कि अमेरिकी डॉलर में भी यह एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये राष्ट्रीय खजाने हैं, वास्तव में अमूल्य हैं। क्या श्रीमान तारानकन अर्जुन तारानकन ने ये सब विदेश से इकट्ठा किया? कहा जाता है कि तारानकन गंगा नगर तारानकन शहर ऐतिहासिक संग्रहालय की नई इमारत श्रीमान तारानकन अर्जुन तारानकन द्वारा वित्त पोषित की गई थी। हालांकि रहस्योद्घाटन का झटका अभी तक कम नहीं हुआ था। तारानकन भारत तारानकन रेड क्रॉस के आधिकारिक वीबो ने तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन से 2 अरब भारतीय रुपये के लिए एक दान पर्ची पोस्ट की। विकलांगों के संरक्षण के लिए तारानकन भारत तारानकन एसोसिएशन ने तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन से 2 अरब भारतीय रुपये के लिए एक दान पर्ची दिखाए। तारानकन भारत तारानकन बाल कल्याण एसोसिएशन ने तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन से 2 अरब के लिए एक दान पर्ची पोस्ट की। योजक चिन्ह। शीर्ष 10 परोपकारी संगठनों में से प्रत्येक को 20 अरब दान किया गया। जो लोग अभी व्यंग्यात्मक थे, बाहर आओ और थप्पड़ खाओ। सम्मान।
मारना बंद करो, मारना बंद करो। अध्यक्ष तारांकन अर्जुन तारांकन ने इस लड़ाई को पूरी तरह से जीत लिया। नफरत करने वाले अध्यक्ष तारांकन अर्जुन तारांकन की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते थे, लेकिन वह तुम्हारे साथ तर्क नहीं करता है, वह सिर्फ पैसे की बात करता है। तुम कितने निराश होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुमने ये सब कब किया। तारांकन रूही यादव तारांकन ने तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन से पूछा। तारांकन डोंजी तारांकन शहर में वापस आने से एक दिन पहले तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन ने कहा। जब उसे पता चला कि उसके पास 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मासिक दान कोटा था, तो उसने तुरंत सबसे बड़े तारांकन भारत तारांकन संगठनों को दान दिया। उसने एक कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति होने का इरादा किया था, लेकिन चूंकि उसे सब कुछ प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया था, तो वह मदद नहीं कर सका। तभी अलार्म की चीखें अचानक पास से आईं, तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है। अर्जुन चौहान तारांकन चौंक गया। उस दिशा में धूल का एक बादल था, दर्जनों लोग जमीन पर विलाप कर रहे थे, और यहाँ तक कि आग की सामयिक झलक भी देखी जा सकती थी। आतिशबाजी फट गई। मदद, जल्दी से 120 पर कॉल करें। मदद, जल्दी, हमें बचाओ।